चलो करें स्टार्ट फिर से। जो हमारा रेक्टिलिनियर मोशन है उसमें एक बॉडी ये रखी, प्लेन दिख रहा है, इस पर क्या करना है, बस लेके जाना है। कैसा सरफेस है ये? स्मूथ सरफेस है। एक बात बताओ, इस फोर्स से क्या हुआ? मैंने आपको बस सिंपल चीजों को लेके चलना है ना, ठीक है। क्या हुआ इस फोर्स से? इसका मोमेंटम अभी कितना है? मोमेंटम याद है ना, पहले दिन समझाया था। मोमेंटम क्या होता है? सिविल वाले स्पेशली बोलो, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, याद है ना? मास इनटू वेलोसिटी, सीधा क्वेश्चन आ रखा है जेई में ही, ठीक है। मास इनटू वेलोसिटी, तो याद रखना मास इनटू वेलोसिटी जो इस टाइम पर है कितनी है? यहाँ पर जीरो। वेलोसिटी दिख रही है क्या? नहीं ना, तो वेलोसिटी जीरो, तो मोमेंटम इस बॉडी का जीरो। मोमेंटम को चेंज किया मैंने किससे? इससे। इसका मतलब क्या हुआ? मोमेंटम अगर चेंज हुआ तो क्या हुआ? फोर्स आया। फोर्स की वजह से ही क्या है? मोमेंटम चेंज हो रहा है, वेलोसिटी जा रही है। देखो मोमेंटम चेंज हो रहा है, वेलोसिटी जा रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मोमेंटम चेंज करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ता है? फोर्स, ठीक है। फोर्स ही क्या था, याद होगा आपको, डी वाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ दी मोमेंटम। बहुत बढ़िया भाई, ये हुई ना बात। मतलब फर्स्ट डे भूलना नहीं है जो स्टार्टिंग में समझाया था। तो यहाँ पर जैसे जैसे फोर्स हम चेंज, मतलब इसका वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज कैसे हो रही है? क्या आता है अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो? वेलोसिटी अगर चेंज होती है तो ये सॉलिड बॉडी है ना, ये सॉलिड बॉडी है तो इसका मास तो कांस्टेंट रहने वाला है। 3 × 10⁸ क्या है? लाइट की स्पीड से भाग रहा है? नहीं, इसका मतलब ये सॉलिड रहने वाला है। तो यहाँ पर मास हम बाहर निकाल सकते हैं, तो क्या रह जाएगा? डीवी बाई डी टी। तो अगर डीवी बाई डी टी है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम क्या लिख सकते हैं? एम इंटू ए। और यही चीज आपको यहाँ पर दिख भी रही है। कांस्टेंट फोर्स अगर लगाऊंगा ना तो एक्सेलरेट दिखेगा। कांस्टेंट फोर्स मतलब 10 न्यूटन में लगा रहा हूं तो 10 न्यूटन के हिसाब से क्या दिखेगा? एक्सेलरेटेड। अगर मैं 10 न्यूटन लगा रहा हूं तो ये क्या दिखेगा? एक्सेलरेटेड, ठीक है। तो 10 न्यूटन के हिसाब से ये क्या दिख रहा है मुझे? एम इंटू ए। तो ए क्या है यहाँ पर? एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी में क्या हो रहा है? चेंज, ठीक है। 10 न्यूटन अगर लगा रहा हूँ, एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहा हूँ, तो वेलोसिटी में क्या हो रहा है? चेंज। तो ये कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या हुआ? ये भी कांस्टेंट, इसमें से एम कांस्टेंट है। वर्डिंग समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर मैंने कहा कांस्टेंट फोर्स लगाया F इक्वल टू एम में, कांस्टेंट फोर्स लगा रहा हूं 10 न्यूटन बॉडी के ऊपर, ये रही थी बॉडी, और इस पर मैंने फोर्स लगाया, ये रहा सरफेस जिस पर ये मोशन कर रहा है। तो ये जो मोशन है उस मोशन को हमेशा ही सिर्फ v मत सोचा करो कि v यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, ऐसे नहीं। वो डिपेंड करता है फोर्स क्या है, क्या चीज हो रही है वहां पर। अगर ये फोर्स लग रहा है तो m क्या होगा सॉलिड बॉडी का? कांस्टेंट। ये लगा दिया आपने 10 न्यूटन कांस्टेंट, तो ऑब्वियस है ए जो बचेगा वो भी क्या होगा? कांस्टेंट। अगर ये 10 है और ये 5 है तो हमेशा ए क्या होगा? 2 ही तो होगा। 10/5, मतलब अगर दो चीजें कांस्टेंट है तो तीसरी चीज भी क्या होगी? कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मेरा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, समझ रहे हो मैंने क्या आउटकम निकाला? इफ देयर इज कांस्टेंट acceleration, then there will be constant क्या होगा? फोर्स। समझ में आया? if there is constant acceleration on the body then there will be constant force on that particular body. एक्सेलरेशन अगर उसका कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? उसमें फोर्स भी कांस्टेंट आपने लगाया हुआ है। अगर आपने फोर्स चेंज किया तो एक्सेलरेशन भी चेंज हुआ, और जब एक्सेलरेशन चेंज हुआ तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन चेंज होने का मतलब माइंड में क्या आ रहा है? टाइम के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? चेंज। अभी याद है ना, अभी डीवी बाई डी टी किया था, वेलोसिटी चेंज की थी, मोमेंटम से जीरो से थोड़ा सा वेलोसिटी चेंज किया, तो डीवी बाई डी टी को आपने एक्सेलरेशन बोल दिया, है कि नहीं? और अगर मैं डी ए वाई डी टी बोल दूंगा तो क्या ये मेरा फोर्स बचा? फिर नहीं, ये हो जाता है जर्क, ठीक है। हाँ, जर्क, जो कि आपको ब्रेकर्स पर भी महसूस होता है। ये क्या है? जर्क, ठीक है। एक्सेलरेशन में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज। बात क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये जो चीज है ना, ये यहाँ की चीजें बस आपको माइंड में नहीं लेके चलनी कि आपको फोर्स चेंज नहीं करना। फोर्स अगर चेंज करोगे तो वो हमारा रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर में क्या हो गया, और आगे की स्टडी, वो स्टडी आपको नहीं सोचनी। आपको क्या सोचनी है? सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन की स्टडी। बात क्लियर हो गया? कहां तक सोचना है? मोशन कहां तक सोचना है? जहां पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बातें हो रही हैं।
मैक्सिमम अगर चीज आएगी तो वो क्या आएगी कि अगर एक्सेलरेशन भी सर चेंज हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, जर्क। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं आएगा। अभी मैं इस वाले पार्ट में लेके चलूं जो मैंने आपको समझा दिया कि हाँ भाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बातें होती हैं बस, ठीक है। तो अगर मैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करूं तो क्या निकल के आया कि इस बॉडी में रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, उसको और ज्यादा अच्छे से नहीं समझाना, ठीक है, कि टेंजेंट परपेंडिकुलर ये सब कुछ छोड़ दूं, इतना समझ में आ रहा है बस, रेक्टिलिनियर मोशन इज दी स्ट्रेट लाइन मोशन सिंपली, है ना। चलो बढ़िया। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी, u। याद करो थोड़ा 11th यार, है ना, आपने कुछ किया था ऐसा काम। इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या बोलते थे, u। बहुत बढ़िया। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती थी, u। आपको अगर मैं ऐसे बोलूं तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी सिविल वालों को, कि सिविल वालों को एसएससी के लिए ये चीज नहीं पढ़नी होती है, बट क्योंकि आप यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, इन सारे पीएसयूज की तैयारी कर रहे हो स्टेट वालों की, ठीक है, तो इसलिए ये चीजें थोड़ा सा ऐसे सिंपल माइंड से लेके चलो कि हाँ यार हमें ये चीज सीखनी है। अगर ये चीज सोच के चलोगे डायनामिक हमारे पार्ट में नहीं है तो आपको ये बोझ लगेगा, प्लीज ऐसा मत सोचो, ठीक है। सिविल स्पेशली मैकेनिकल को तो ये चीजें पढ़नी है, ये श्योर है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेन चीज क्या होगी, अब आपको तो ये चीजें समझनी ही है। तो u जो है इनिशियल वेलोसिटी, u में अगर चेंज नहीं आ रहा है तो क्या हो रहा है, अगर u में, मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर u में चेंज नहीं आ रहा, वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तो क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, u में अगर चेंज नहीं आ रहा तो, थोड़ा ध्यान से समझना, आप ना इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझो। मैं ये फोर्स लगा रहा हूं, है ना, यहां तक मत देखना, यहां तक मैं लेके आ रहा हूँ, यहाँ तक, सॉरी, मैं यहाँ तक लेके आ रहा हूँ ऐसे करके। यहां से सोचो कुछ वेलोसिटी से आया, आपके हिसाब से आ रहा है ना, मेरे हिसाब से मैंने यहाँ से यहाँ तक पहुंचाया था, कुछ वेलोसिटी से आ रहा है, वो वेलोसिटी के साथ ही आगे जाता रहता, इसी वेलोसिटी से आगे जाता रहता। मेरी बात को सुनना, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल और आइडियल दोनों चीजें लेके चलूंगा, समझना मेरी बात को एकदम, क्या कि ये अगर मैं ऐसे लेके गया और इस वेलोसिटी पर आप देख रहे हो कुछ वेलोसिटी इसने मेंटेन कर ली होगी, इस जगह कुछ वेलोसिटी अटेन कर ली होगी, मान लीजिए वो 10 मीटर पर सेकंड है, और उसके बाद मैं आप अपना हाथ हटा देता हूँ, ठीक है, बात समझ रहे हो, मैं अपना हाथ हटा देता हूँ, ये क्या होगा, इसमें थोड़ी दूर जाके रुक जाएगी, है ना। मैंने यहाँ पर हाथ हटा दिया, सोचना सोचना, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे फोर्स दिया, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी अटेन हो गई, जैसे ही वेलोसिटी अटेन हुई मैंने हाथ हटा दिया, कुछ पर्टिकुलर थी 10 मीटर पर सेकंड मान लिया, मैंने अपना हाथ हटा लिया, मतलब मैं फोर्स दे रहा हूँ अब नहीं। अब क्या हुआ, इस सरफेस की वजह से ये थोड़ी दूर जाके रुक जाएगी, क्यों रुकी, फ्रिक्शन फोर्स। क्या है ये, प्रैक्टिकल वर्ड, इसमें कभी भी एक आइडियल स्मूथ सरफेस ले सकते हो नहीं, अगर होते तो फिर आप साइंटिस्ट हो गए होते, और तगड़े साइंटिस्ट, जो कि आज तक यूनिवर्स में हुआ नहीं, अगर बना सको तो, ठीक है, नहीं बना सकते क्योंकि वो है स्मूथ इज द आइडियल सरफेस, ठीक है। तो आइडियल सरफेस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आइडियल सरफेस के बेसिस पर थोड़ा इस चीज को अगर मैं जो समझा रहा हूँ ना उसको समझोगे ना तो समझ में आएगा कि यहां तक मैंने मान लीजिए इस पॉइंट पर लेके आने के लिए मैंने क्या कर लिया था, इस पर कोई फोर्स लगाया था और उस फोर्स से मैंने इसकी वेलोसिटी कहां तक पहुंचा दी, यू तक पहुंचा दी, है ना। जो कहानी समझा रहा था ना यू वाली, वो यहाँ की थी, वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसी पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, टी इक्वल टू 0, समझ रहे हो, क्या आप यहाँ को बैठा दिया आपको मैंने, वो बॉडी पहले से भाग रही थी, मुझे ये नहीं पता वो कहाँ से भाग रही थी, कैसे भाग रही थी, बस मैंने क्या आपसे कहा कि हाँ भाई वो कुछ वेलोसिटी से आ रही है, समझ रहे हो ना, वो कुछ वेलोसिटी से यहाँ से पास हुई, मतलब एक इमेजिन करो ये छोटा छोटा सा यहाँ पर होल है इस तरह से, तो कोई बॉडी ना यहाँ से गुजरी और आपने यहाँ से देखी, कैसी देखोगे, वेलोसिटी वाली ना, है ना, वेलोसिटी वाली देखोगे, तो ये जो वेलोसिटी है ना अभी कितनी है वेलोसिटी, वो u, तो इसे मैंने माना इनिशियल वेलोसिटी u है, इसके पीछे फोर्स लगा हुआ था पीछे तक, मुझे मतलब नहीं है उससे, क्या वो यहां से और यहां तक जब गई तो उसके पीछे फोर्स लगा हुआ था, नहीं। अगर मैंने आपसे कहा कि इसके पीछे फोर्स नहीं लगा हुआ तो क्या होगा, अगर ये रियल में है तो एयर वगैरह इसे रोकेगी, रोकेगी और फाइनली यहीं गिर जाएगी, ये सुनो, ठीक है। बस आपको एक आइडियल चीज लेके चलनी है, क्या कि अगर बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगा हुआ और उसमें इनिशियल वेलोसिटी है तो आइडियली उस पर कोई भी अदर फोर्स लग रहा है जो उसे रोके, जो उसकी वेलोसिटी को चेंज कराए, फोर्स वही तो है जो मोमेंटम को चेंज कराता है। क्या इसका इनिशियल मोमेंटम mu नहीं है, क्या इसका इनिशियल मोमेंटम mu है या नहीं, इस कंडीशन में जब यहां से आप देख रहे हो, इससे पीछे क्या है कुछ हमें नहीं पता,
बट ये जो यू वेलोसिटी इसने अटेन कर ली, उसके बाद इसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, m इंटू यू। और इस m इंटू यू को जब तक आप इस पर फोर्स नहीं लगाओगे तब तक इसका मोमेंटम चेंज होगा। आपने मोमेंटम चेंज की डेफिनेशन तो फोर्स समझी है ना, फोर्स इज दी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और अगर इसका मोमेंटम चेंज ही ना हो, इसका मतलब उस पर फोर्स ही नहीं लगा हुआ, या अगर आपने उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तो आपने मोमेंटम चेंज नहीं किया। मैंने आपसे कहा कि ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है, समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या कह रहा हूं, ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो क्या कोई फ्रिक्शन फोर्स लगा, नहीं। मैंने कहा इस पर जो भी अप्लाइड फोर्स लगा रहे थे वो हटा दो, है ना, और यू वेलोसिटी तो अटेन कर चुका था, आपने इस पर फोर्स जो लगा रखा था वो हटा दिया इसी जगह पर, और यू वेलोसिटी इसने अटेन कर रखी थी, तो क्या ये बॉडी मेरी रुक जाएगी, इमेजिन करो, है कि नहीं, इमेजिन करो, मैंने पहले ही बोल दिया फ्रिक्शन लेस है, तो आपकी जो इमेजिनेशन है, आपकी जो अर्थ है ना, वो फ्रिक्शन लेस वाली है, ठीक है, एक तरह से स्पेस मान सकते हो, ठीक है। तो एक आइडियल वर्ड जिसमें फ्रिक्शन लेस सरफेस है, और उसी में आप स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हो जब आपने उसको यू इनिशियल वेलोसिटी अटेन करा के फोर्स छोड़ दी, ठीक है, फोर्स हटा दी उस पर। तो कोई भी इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो रखी है इस कंडीशन में जब यहां से गुजर रहा होगा, नहीं, ना इस पर फ्रिक्शन है, ना इस पर अप्लाइड फोर्स है, कुछ है ही नहीं। बात थोड़ी सी समझ में आई या नहीं, ठीक है। अगर ये चीज यहां तक क्लियर है तो अब एक बात बताइएगा, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, जब ये ऐसे बस जाती रहेगी, अब इनफाइनाइट टाइम तक ऐसी जाती रहेगी, एक आइडियल वर्ड में इनफाइनाइट टाइम तक ऐसी जाती रहेगी, इसको हम कहते हैं, इसी कंडीशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी कंडीशन। समझ में आ रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कंडीशन। इसमें क्या होगा, मैं वो चीज नहीं बोल रहा आपको जो 11th में आपने पढ़ी थी, क्या इनर्शियल फ्रेम, कुछ नाम याद आ रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, कुछ याद आ रहा है, 11th जो पढ़ के आए हैं उन्होंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक वर्ड पढ़ा होगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक इनर्शियल फ्रेम होती थी, वो हमारी क्या होती थी, कांस्टेंट वेलोसिटी की, ठीक है। तो अभी चलो उन वर्डिंग से आपको नहीं कंफ्यूज कर रहा, अभी सिर्फ सेंस समझा रहा हूँ। सेंस में क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कंडीशन हो गई, तो क्या इस कंडीशन में एक्सेलरेशन है, बस मुझे उससे मतलब है, क्या इस कंडीशन में एक्सेलरेशन है, नहीं, क्यों, क्योंकि इसकी वेलोसिटी हर जगह क्या है, यू ही तो है, हर जगह क्या है, यू ही तो है, और कैसा मोशन कर रहा है वो, स्ट्रेट लाइन। ये अलग अलग टाइम की बॉडी की वो पोजीशन बता दी है कि हाँ वो आगे जाती जा रही। तो इस कंडीशन में क्या होगा, डी यू बाई डी टी चेंज हो ही नहीं रहा, तो एक्सेलरेशन आ ही नहीं रहा, तो ये क्या आ रहा है, 0। यस और नो, इसका मतलब इस कंडीशन में फोर्स लग ही नहीं रहा। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो अगर मेरा वेलोसिटी में चेंज होता है, तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन, और अगर एक्सेलरेशन आ रहा है तो क्या आएगा, क्या आ रहा है, फोर्स आ रहा है। और अगर मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फोर्स भी क्या है, कांस्टेंट है। बस इतना ही हमारा सिलेबस है। एक्सेलरेशन ऐसा हो सकता है चेंज हो, बिल्कुल हो सकता है, बट वो हमारे सिलेबस से आउट है, क्योंकि वो क्या है, जर्क। उम्मीद है क्लियर हो रहा है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है मोशन वाला, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या है, यहाँ पर ये चीज हो गई, ठीक। अब ठीक है, तो अगर किसी बॉडी में इनिशियल वेलोसिटी है तो समझ गए कुछ तो है, इनिशियल वेलोसिटी। अब उसकी अगर मुझे वेलोसिटी चेंज करनी है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स तो देना पड़ेगा। यस और नो, यहाँ कंडीशन ये क्लियर हो गई कि अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो हमेशा क्या होता है माइंड में, फोर्स होगा। ये चेंज हुई, कितनी चेंज हुई, कितना टाइम के बाद कितनी वेलोसिटी आ जाएगी, ये किससे कंफर्म होगा, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी पहुंच गई, v, ये क्या है, v फाइनल, और ये क्या है, u इनिशियल। अब थोड़ा एक बात को समझना मेरी, इस इनिशियल वेलोसिटी से पहले कितना फोर्स था उससे मतलब नहीं है, समझ में आ रहा है। ये जो फोर्स लगा, इस फोर्स ने क्या किया, ये है वो फोर्स जो कहाँ लग रहा है, इस कंडीशन पर। नहीं समझे अभी भी, सुनो, बिल्कुल भी गलती मत करना इस चीज में। ये u वेलोसिटी आई, कहां से आई, कुछ फोर्स लगा था, तभी तो इस t इक्वल टू 0 पर ये u वेलोसिटी दिख रही है। क्या वो वही फोर्स है जो मैं इसमें लगा रहा हूं ना, समझ रहे हो, बात क्लियर है एकदम, कि ये जो है ये u से v जा रही है, इसके लिए कितना फोर्स आपको लगाना पड़ रहा है। बात क्लियर है,
ये यू से वी जा रही है, इसके लिए आपको कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, मैं वो फोर्स यहाँ लगाऊंगा, तभी तो ये यू से वी में चेंज होगा। ठीक है, ये कब लगाया मैंने, टी इक्वल टू 0 से। बात क्लियर, एकदम क्लियर। ठीक है, टी इक्वल टू 0 से मैंने एक फोर्स अब लगाना शुरू किया। इससे पहले वाला जो भी फोर्स था वो मैंने यहाँ पर छोड़ दिया था, क्योंकि वो यू अटेंड करवा दी, वो छोड़ दिया मैंने। तुरंत अब कौन सी वाली लगाऊंगा, अगर ये फोर्स ना लगाऊं तो ये क्या जाएगी, अभी जो पुरानी वाली कंडीशन समझाई, यू से जाएगी बस। ठीक है, बट अगर मैंने इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अब लगा दिया इस कंडीशन से आगे के लिए, तो इस फोर्स की वजह से यू से किस में कन्वर्ट हो रही है, वी में। कितने टाइम के बाद, यहां से यहां तक कुछ टाइम जाएगा। जिस टाइम में ये क्या अटेंड कर ले, थोड़ा प्रैक्टिकली सोच के चलते हैं। ये कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड। कितने को अटेंड करवाना है आपको, मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। इस 20 मीटर पर सेकेंड करवाने में क्या वो 1 सेकेंड में ही पहुंच गया, मतलब क्या वो एक पल में पहुंच गया, नहीं ना, कुछ टाइम तो लगा प्रैक्टिकली। वो जो टाइम लगा उस टाइम को मैंने ऐसे दिखा दिया, है ना, कि टी ऐसे दिखा नहीं सकते ऑब्वियस है, बस मैं थोड़ा सेंस लेके चल रहा हूँ कि कुछ टाइम लगेगा, उस टाइम को कुछ डिस्टेंस कवर होगी, है ना, कुछ हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली वो कवर होगा। ठीक है, यहाँ इसने वेलोसिटी यहाँ 10 ले रखी है, यहाँ कितनी वेलोसिटी है इसकी 20 है, तो इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया या नहीं किया, बॉडी ने किया या नहीं किया, बॉडी यहाँ से जा रही है ना, यहाँ पर पहुंची है, तो इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी किया है। ठीक है, तो ये हुआ ऐसे एक्चुअली, ये तो टाइम तो ट्रेवल है, मतलब वो टाइम आप ऐसे नहीं दिखा सकते कोऑर्डिनेट किसका है, ये एक्स का है, ये टाइम का थोड़ी है, बट आपका सेंस समझ में आ रहा है कि हाँ इतने टाइम में ये V20 पर पहुंच गया। और ये वाली चीज क्या हो रही है कि ये डिस्प्लेसमेंट इतना कवर कर रही है टी टाइम में। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब जैसे ये V20 मीटर पर सेकेंड पहुंचा, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, तुरंत फोर्स क्या हो गया, हट गया। कौन सा वाला फोर्स, ये वाला फोर्स जो लगा रखा था, कंटिन्यूएशन में लगेगा ये फोर्स, कितने का, मान लेते हैं 10 न्यूटन का। तो 10 न्यूटन के कंटिन्यूएशन फोर्स कहां तक लगा, यहाँ तक बस। और जैसे 20 अचीव हुआ, वो वाला फोर्स आपको हटा देना है। क्यों, क्योंकि इसी वेलोसिटी को आपने क्या बोल दिया माइंड में, फाइनल। तो अब आगे जो है ना बॉडी, वो इसी वेलोसिटी से जा रही होगी। बात क्लियर है, इमेजिनेशन में क्लियर हो गया कि 20 मीटर पर सेकेंड से वो आप जाना शुरू कर देगी। ठीक है, अब वो फोर्स आप हटा दोगे और आगे के सरफेस क्या मानोगे, आइडियल स्मूथ, और ये भी सरफेस क्या है, स्मूथ। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, किसकी, इस वाले एफ की, फ्रिक्शन फोर्स की बात नहीं कर रहा, तो आपको वो फ्रिक्शन फोर्स वाला झमेला अपने माइंड में लेना भी नहीं है, क्योंकि जेई वाले में वो नेट फोर्स वाले के हिसाब से नहीं आएंगी चीजें, नॉर्मली रहेंगी। ठीक है, बात क्लियर है। तो अभी बस एक्सटर्नल फोर्स ये लगा दो और चीजें आगे लेके चलो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया अब यहाँ से। तो एक क्या हुई, एक हुई हमारे पास टर्मिनोलॉजी u इनिशियल वेलोसिटी, दूसरी हुई v फाइनल वेलोसिटी। तो फर्स्ट वन इज द u इनिशियल वेलोसिटी, समझ में आ गई। दूसरी हो गई v फाइनल वेलोसिटी, समझ में आ गई, जिसे हम फाइनल बोल देते हैं। ठीक है, एंड थर्ड वन इज द s क्या है, मेरा डिस्प्लेसमेंट, जो कितने में कवर हो रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन t टाइम, कवर्ड इन t टाइम, t टाइम टाइम व्हेन। और t क्या है, t को पहले लिख देते हैं अलग से। और t क्या है यहाँ पर, t वो टाइम है, t टाइम ऑफ चेंजिंग वेलोसिटी फ्रॉम, ठीक है, u टू v। बात समझ में आ गई है इतनी। टाइम वो है जो u से v कन्वर्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट वो है जो u से v तक पहुंचने में आपको लग रहा है उस बॉडी का, और v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी। इसी से रिलेटेड हमारी फाइनल, अब मैंने आपसे कहा ना, मुझे आपको बिल्कुल भी मैथ्स का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन नहीं लेके चल रहा, समझ रहे हो, नहीं तो मैं वो चीजें लेके चल सकता हूँ, इतनी डेप्थ की आपकी जेई में रिक्वायरमेंट नहीं है। बस किसकी रिक्वायरमेंट है, एक सिंपल फॉर्मूले की, जो अभी मैंने आपको समझाया भी, क्या, dv by dt इज दी ए, याद हो गया ना, बस इतना काफी है जेई के लिए। ठीक है, ds by dt क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में चेंज, वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट में चेंज वेलोसिटी। ठीक है, तो ds by dt इज दी v, dv by dt is the a and da by dt is the j। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं, बस ये चीजें याद रखो। ठीक है, बस ये चीजें। आपके यहाँ मैथ्स बेसिकली नहीं है, ठीक है, जेई में मैथ्स है नहीं है, ठीक है, जेई में मैथ्स नहीं है तो ऑब्वियस है कि ऐसे क्वेश्चंस भी आपको थोड़े से रेयर मिलेंगे,
बट मैं थोड़ा सेफ्टी साइड एक छोटा सा क्वेश्चन इसका करवा के चलूंगा। आपको डिफरेंशिएशन याद है सिविल वालों को थोड़ा बहुत? अगर मैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पूछूं तो कितना होता है सिविल स्पेशली 2x, मैकेनिकल इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। मतलब दोनों ब्रांच को थोड़ा थोड़ा याद है, थोड़ा थोड़ा याद है, पूरा याद है, बहुत बढ़िया। तो एक छोटा सा मैं एग्जांपल लूंगा, बस इससे ज्यादा नहीं लूंगा। इसको एंड करने के लिए मैंने हमेशा बोला है क्या करता हूं मैं, एक लेवल थोड़ा सा ऊपर अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है। आपकी सेफ्टी नहीं है, वो मेरी सेफ्टी है, ठीक है। मैं आपको इतना कवर करवा के चल रहा हूँ कि वो जेईई में कंफर्म आना है, बट अगर गलती से उन्होंने ये वाला क्वेश्चन भी दिया तो वो भी आप कवर कर लो, मैं वो भी चीज लेके चलूंगा, ठीक है। चलो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी जेईई में कितना आएगा मैक्सिमम, इतना बस, ठीक है। अभी इसी को हम पहले कवर कर लें, समझ लें। तो यहां से आ जाते हैं हमारी लॉज ऑफ मोशन। इसी को हम क्या बोल देते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। उम्मीद है ये चीजें आपको थोड़ी सी याद होंगी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं इनका डेरिवेशन नहीं करवा रहा, है ना। जरूरत बिल्कुल नहीं है जेईई में, चाहे मैकेनिकल हो चाहे सिविल हो, आपको सिर्फ और सिर्फ आउटकम से मतलब है, ठीक है। तो आउटकम क्या है हमारा, एक है v इक्वल टू u प्लस at, याद है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वेरी गुड, एंड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, या इधर माइनस करके ऐसे याद रखो। एंड एक चीज और होती है, कुछ याद है ऐसा, फोर्थ वाली, बहुत बड़े, जेटी स्क्वायर नहीं, जेटी स्क्वायर नहीं, आपने सही बोला था, एट टीथ सेकेंड u प्लस हाफ g 2t माइनस 1, ठीक है। ये वाली चीज होती है हाफ g 2t माइनस 1, ठीक है। जो हमारे पास स्पीड है एट टीथ सेकेंड, ठीक है। ये चीजें क्या है ना, ut प्लस हाफ g 2t माइनस 1, ठीक है। ये जो चीज है ना, ये वाली जो चीज है, ये एकदम एक्सेप्शन है, जो कि आपकी ये लॉज ऑफ मोशन है उनसे बिल्कुल अलग है। इसको मैं आपको छोटा सा प्रूफ करवाऊंगा लास्ट में, ठीक है। तो आप एक काम कर लो, चाहे तो यहाँ पर इसको अभी यहाँ पर मत कॉपी करो, ठीक है। अभी 3 इक्वेशन रखो, नहीं तो फिर आप जब रिवाइज करोगे ना तो 4 इक्वेशन गा रहे होंगे माइंड में, ठीक है। तो अभी इनको सिर्फ और सिर्फ 3 को याद रखो। मैंने आपसे कहा ना, मुझे कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए आपके माइंड में जरा से भी, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन हम जरा से भी नहीं लेके चलेंगे, हम एकदम सिंपल सिंपल चीजें लेके चलेंगे, ठीक है। ये चीजें यहाँ तक कवर हो गई, ठीक। अब जरा लेके चलें थोड़ा सा इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, बहुत ही छोटे छोटे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्या, अगर एक बॉडी है, मास किसकी है 1 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, इस पर क्या लगाओगे रे, फोर्स लगाओगे या नहीं। मैं 2 चीजें एक साथ लेके चल रहा हूँ, मैं जो इक्वेशन ऑफ मोशन समझा रहा हूँ ना, उससे रिलेटेड मैं यहाँ पर फोर्स एंड वर्क भी समझा दूंगा आगे, तो इसको फील करते चलना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा थोड़ी होता है सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद करो, मैंने एक दिन बताया था आपको, डायनामिक कितने में पार्ट में डिवाइड करते हैं, काइनेमेटिक एंड काइनेटिक्स। काइनेमेटिक में क्या करते हैं, कोज ऑफ मोशन को सिर्फ कंसीडर नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं होता उस पर लगा नहीं होता, अगर वो होगा नहीं तो एक्सेलरेशन आएगा कहां से, है ना। तो ये चीज याद रखो, जो मैं अभी ये वाले क्वेश्चन कर रहा हूँ वो सिंपल क्वेश्चन हो गए किसके, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट को निकालने की, ठीक है। बट इन्हीं क्वेश्चंस को जब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वर्क के, एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी के, है ना। तो बस वहां पर क्या यूज करूंगा मैं, फोर्सेस को भी यूज करूंगा जो आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, है ना। नहीं तो इस फोर्स की वैल्यू आप बता सकते हो, अभी आप खुद निकालोगे, ठीक है। तो अब अपना हम आराम आराम से एक एक स्टेप को लेके चलेंगे आगे। तो अभी फिलहाल क्या है, एक फोर्स लगेगा तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, यस। वेलोसिटी चेंज की, कैसा है, स्मूथ सरफेस है, ठीक है। आप मुझे इसका आंसर दीजिए, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जब ये डिस्प्लेस हो रहा है, जब ये डिस्प्लेस हो रहा है मान लीजिए 2 मीटर, जब ये डिस्प्लेस हो रहा है मान लीजिए 2 मीटर, कितने टाइम में, 5 सेकंड में, t इक्वल टू 5 सेकंड में अगर ये डिस्प्लेस हो रहा है 2 मीटर, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, अगर इनिशियल वेलोसिटी इसकी 10 मीटर पर सेकंड है।
एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो एक और इसको और एक सिंपल क्वेश्चन के हिसाब से बना लिया जाए, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को भी करोगे, ठीक है। इससे पहले एक छोटा सा ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। कौन सा? यहाँ पर ये है इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये 5 सेकेंड बाद कितनी वेलोसिटी अटेंड करेगी, पहले ये सिंपल क्वेश्चन करो, ठीक है। बहुत सिंपल, और जेईई में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सिंपल। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, तो यार हिल गया, एक्चुअली यहीं से हिला ना, ये थोड़ा सही से करो, बस, थैंक यू थैंक यू, ठीक, ठीक है ना। कितना आ गया भाई, कितनी वेलोसिटी यहाँ पर अटेन हो गई है इसकी वेलोसिटी फाइनल, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। कौन से वाले फॉर्मूले से जाएंगे, आपको इनिशियल पता है, फाइनल पता करना है, और टाइम पता है, और एक्सेलरेशन पता है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी से, ठीक है। सीधा क्या हो जाएगा, v की वैल्यू बराबर u की वैल्यू है कितनी 10 प्लस a की वैल्यू है 2 और ये है 5, तो कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। अगर मैं आपसे कहता हूं कि जो मेरे पास v स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं, तो एक्सेलरेशन के लिए मैं आपको क्या दे के चलूं, यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ऐसे करो, एक क्वेश्चन ऐसे करो, ये क्वेश्चन समझ में आ गया या नहीं, हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है। जेईई में इससे ज्यादा क्वेश्चन आपका नहीं पूछेंगे, मैं तो फिर भी पहले ही क्वेश्चन मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेने की कोशिश की, बट नहीं करेंगे, ठीक है। आपको बहुत ही सिंपल चीजें लेके चलनी है, बस ऐसे कि इनिशियल देखो कौन सी वाली इक्वेशन पुट कर सकते हो, सीधे आ जाएगी, लेंदी इससे आएगा ही नहीं, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन एक साथ, इक्वेशन एक साथ लगा के आपको नहीं पूछेंगे, स्पेशली फॉर द जेईई। मैं वो एक न्यू एक हायर स्टेप लेके चल रहा था, इसलिए मैंने वो वर्डिंग ली। अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और यहाँ पर डिस्टेंस दे रखी है आपको 10 मीटर, ठीक है, डिस्टेंस दे रखी है 10 मीटर, ठीक। फाइनल वेलोसिटी बताइए इफ एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी बताइए इफ एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एग्जाम्पल 2, हर एक इक्वेशन का एक एक एग्जांपल लेके चलेंगे, इतना जेईई के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन का पार्ट काफी है रेक्टिलिनियर के लिए। आया कितना 200, अच्छा 2√35, कुछ और आ रहा है किसी का, टाइम निकालना पड़ेगा, इसीलिए वो 3 इक्वेशन प्लीज रट लो, इसीलिए 3 इक्वेशन प्लीज रट लो, और माइंड को कहाँ लेके जाओ, जो जो चीज दी हुई है वो कौन से वाली इक्वेशन में सेटिस्फाई करके आंसर आ जा रहा है ना। इधर उधर फंसोगे तो आएगा आंसर सबसे, क्योंकि सभी एक दूसरे की क्या है, सभी एक दूसरे की संपूरक हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं एक दूसरे को। अगर v उसमें रखोगे तो सेम आ जाएगा, ठीक है। तो सारी इक्वेशन एक दूसरे से वैसे की वैसे ही बनेंगी, तो प्लीज आपको क्या करना है, जो चीजें आपको दी हुई हैं उसके हिसाब से चीजें आप लेके चलो। तो मान लीजिए u इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, u है, तो u आपको गिवन है, फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है, एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है, और s आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो कौन सी इक्वेशन, थर्ड वाली, सीधी सीधी लेके चलनी है, क्या हो जाएगी, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्या हो गया, v हमारे पास फाइनल निकालनी है, यू स्क्वायर कितना है 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू 2 दे रखी है, s की वैल्यू 10 है, ठीक है। तो कितना हो गया 100 प्लस 40, सो 140 का अंडर, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, उस हिसाब से आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है 11.8 मीटर पर सेकेंड। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। वैल्यू तो आपको हर एक क्वेश्चन में अलग अलग मिल जाएंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, मेन चीज है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्लियर है। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल थर्ड, यही है, u इसका दिया हुआ है आपको 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, डिस्टेंस है, सॉरी डिस्टेंस है s, टाइम लग रहा है इसे
टाइम लग रहा है इसे 20 सेकेंड्स, ये एस डिस्टेंस कवर करने में, ठीक है। और एक्सेलरेशन है इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बताइए डिस्टेंस इसने कितनी कवर की 20 सेकेंड्स में। इनिशियल वेलोसिटी अगर 10 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन वो कितने से जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और 20 सेकेंड में कितना डिस्प्लेस हो जाएगी, ठीक है। तो कौन से फार्मूले से जाएंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। बात क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये कितना हो गया यहाँ पर, यू की वैल्यू है 10, 20 प्लस हाफ ए है 2 इंटू टी स्क्वायर, मतलब 2 दूनी 4, 400 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 200 प्लस 400, मतलब आ गया 600 मीटर्स, मीटर पर सेकेंड नहीं मीटर, ये स्पीड नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब मैं उस क्वेश्चन की बात करता हूँ, अगर डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आगे कर लोगे प्लीज बता दो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना ना इन चीजों पे, ठीक है। विश्वजीत जी कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, कंफर्म ना, ठीक है। जल्दी से बोलो, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, इनके ऊपर और क्वेश्चंस या और एग्जांपल्स जरूरत नहीं है, जल्दबाजी नहीं करना है, इनके ऊपर और एग्जांपल्स, ये सारे जो फॉर्मूले हैं, जो फॉर्मूले हैं वो याद हो जाएंगे ना। क्या चीज, हाँ बिल्कुल हो सकता है, ये अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अभी यही क्वेश्चन तो रिटार्डेशन आएगा, माइनस आएगा यहाँ पर, अभी मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा, एक्चुअली मैं ना पहले आपको वहां तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ही मैं पूछूंगा फोर्स अगर ऐसे लग जाए तो क्या होगा, ठीक है। हाँ चलो, ठीक है। अब ये बता दो मुझे कि इसमें मुझे और ज्यादा बताने की जरूरत तो नहीं है, लॉज ऑफ मोशन में तीनों क्लियर हैं, तीनों क्लियर हैं। अगर क्लियर हैं, थोड़ा सा सेंस भी माइंड में चल रहा है, तो अब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना जो मैं अब लेके चलूंगा। एक सेकेंड, जरा इस क्वेश्चन को लेके चलना। एक बॉडी है जो कि इनिशियली यू वेलोसिटी से जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, उसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 सेकेंड में ये कितना डिस्प्लेस हो जाएगी, 5 सेकेंड में कितना डिस्प्लेस हो जाएगी। सुनना सुनना सुनना, शुरू 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 क्वेश्चन ऐसे ना आके आपसे ये पूछा जा रहा है 6th सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए, क्वेश्चन है ये आपसे। ऑब्वियस है, अगर मैं ऐसे पूछता 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेस हो जाएगी तो बता दोगे, किससे बता दोगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, u इंटू टी 10 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, आंसर आ गया जो अभी निकाला। बट मैंने आपसे पूछा 6th सेकेंड, समझ रहे हो, 6वें सेकेंड में इस बॉडी में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है। कोई आंसर दे पाएगा तो दो। कैलकुलेशन तो एक्चुअली मैंने नहीं की है, ठीक है, सोच के बताओ। 6th सेकेंड में, 6वें सेकेंड में, टीएच का मीनिंग समझ में आता है ना, ठीक है। टीएच मतलब क्या हो गया, उस वाले सेकेंड में, उस वाले सेकेंड में कितना इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा इस बॉडी में, ठीक है, कितना। नहीं नहीं, यही तो मैं पूछ रहा हूं, मैंने आपसे पूछा कि ये 6th सेकेंड में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, अब सोचो जरा बस। यहाँ पर 5 सेकेंड मैंने कुछ नहीं बोला, ये छोड़ दो। अब ये बोलो, इस बॉडी में 6वें सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर दो। ये क्वेश्चन देखने में तो अजीब सा लग रहा है, बट ये है आधे मिनट का क्वेश्चन। टाइम 5 सेकंड लोगे, जरा सोचो आप, विजुलाइज क्या कर रहे हो फिर। मैंने पूछा 6th सेकंड में, 6th, मैंने 6 सेकंड की बात नहीं की है, मैं बोल रहा हूं 6th सेकंड में, 6वें सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट। ऑब्वियस है ना, मीनिंग यही होती है ना, 6th सेकंड मतलब 6वें सेकंड में। सोचो जरा क्या होगा, कैसे कर रहे हो। 5 सेकंड वाले कॉन्सेप्ट को समझे भी थे, जो अभी ये वाले क्वेश्चन किए थे आपने, इसमें समझे थे कि ये 5 सेकंड का मीनिंग क्या आया था यहाँ वाले पे, कि ये क्वेश्चन में
एस की वैल्यू जो निकाली है वो कितने में निकाली है आपने, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए 20 सेकंड, तो 20 सेकंड में ये बॉडी यहां से कितना डिस्प्लेस हो गई, कितना डिस्प्लेस हो गई, 600 मीटर। समझ में आया या नहीं है, कितने में, 20th सेकंड में, 20वें सेकंड में डिस्प्लेस हुई है 600 मीटर। अरे भाई 0 से लेके 20 सेकंड के बीच में कितनी डिस्प्लेस हुई है, 600 मीटर। बात समझ में आई थी ये लास्ट वाली कि 600 मीटर इसका 0 से लेके और यहां तक है 600 मीटर, है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं अब क्वेश्चन कि 21st सेकंड में कितना डिस्प्लेस होगा, एग्जांपल के तौर पर इसी क्वेश्चन में, तो 21st सेकंड में कितना डिस्प्लेस होगा, 20 से डिवाइड करके प्लस क्यों कर रहे हो, थोड़ा इमेजिन तो करो, ऐसे डिवाइड वगैरह मत करो यार, क्यों कर रहे हो। मैंने यहां से ये बोला ना, यहां से यहां तक कितने सेकंड में पहुंची है, 20 सेकंड में, कितनी गई, 600 गई। क्या आपके पास उसका फॉर्मूला नहीं है कि आप 21 सेकंड में टोटल को बता दो, 21 सेकंड में कितनी जाएगी टोटल। क्या ये फॉर्मूला यही वाला नहीं है, 20 सेकंड वाले के लिए जो यूज किया था वो क्या 21 के लिए यूज नहीं कर सकते, तो 21 के लिए कितना आंसर देगा, प्लीज थोड़ा समझो, 21 के लिए कितना आंसर देगा, वो 0 से लेके ही तो 21 का आंसर देगा ना, वो 0 से लेके 21 का आंसर देगा, यानी इस क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ 21 लिख लेता हूँ टी की वैल्यू, तो 0 से लेके 21 का हो गया। क्या इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, तो अगर 21 लिखोगे तो 600 से ज्यादा आएगी ना वैल्यू, 651। बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू। यहाँ पर कैलकुलेशन कर ली इन्होंने, 651 आ गई। तो अब ये बताइए 21वें सेकंड में कितना आगे गया, 21वें सेकंड में कितना आगे गया, समझ में आ रहा है, फील हुआ या नहीं। मैं कह रहा हूं 20 सेकंड का फॉर्मूला आपके पास है, मतलब 0 से लेके टी सेकंड का फॉर्मूला आपके पास है ना, टी वे सेकंड का फॉर्मूला आपके पास नहीं है ना। तो 0 से लेके टी तक क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर मैं 21 सेकंड टोटल मान लेता हूं तो 21 सेकंड में कितना गया, वो 0 से लेके 21 सेकंड में 651, और 20 में कितना गया था 600, 21 में कितना गया, टोटल 21 है ये 651, तो 21वें में कितना गया होगा, 651 माइनस 600 मतलब 51, है ना। तो इस क्वेश्चन का आप प्लीज सभी आंसर दो, इस वाले क्वेश्चन का। मैं पूछ रहा था 6th सेकंड, निकालो प्लीज, 21 कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करोगे, एस एट टी इक्वल टू 5 पर कितना हो गया, 10 इंटू यू टी 5 प्लस हाफ 2 इंटू 25, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 75 मीटर। अगर मैं आपसे कहता हूँ एस टी इक्वल टू 6, क्योंकि आपको छिटवे निकालना है ना, तो एस टी इक्वल टू 6, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 6 प्लस हाफ 2 इंटू 36, तो ये आंसर आ गया कितना 96। तो अब अगर 6वें सेकंड में आपसे पूछ रहा हूं तो क्या हो जाएगा, दोनों में से ये आंसर माइनस हो जाएगा। तो अगर एस टी इक्वल टू 6th सेकंड ऐसे लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, एस टी इक्वल टू 6 में टोटल में कितना निकला, है ना, टोटल में मतलब 0 से लेके 6 सेकंड तक कितना आया टोटल, माइनस एस टी इक्वल टू 5, मतलब 0 से लेके 5 सेकंड में कितना आया था, है ना। उसमें अगर इसमें घटा देंगे तो 1 सेकंड कौन सा, 6वां सेकंड तो बच रहा है, तो 6वां सेकंड का आंसर कितना आ गया 96 माइनस 75 इक्वल टू 21 मीटर। दिस इज द 6th सेकंड आंसर। बात क्लियर है। तो वो फॉर्मूला मत लौटो जो मैं आपको बता रहा था, आप सीधा ये याद रखो प्रोसेस, ठीक है, एकदम इजी याद रखेंगे और ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। बात क्लियर हुई या नहीं, नहीं समझ में आई है, क्लियर है ना सभी को, फिर से रिपीट करना है, किसी के लिए भी क्लियर हो गया एकदम अच्छे से, निकाल लोगे ना आराम से, ठीक है। चलो अगर निकाल लोगे तो एक क्वेश्चन ये बताइए, अब मैं यहाँ पर ना, ये चीज तो कॉन्सेप्चुअल चीजें आ गई माइंड में, अब इनको कौन कौन से रूप में क्वेश्चन बन सकता है मैं वो लेके चलूंगा। कौन कौन से रूप में, आपने स्ट्रेट लाइन मोशन समझा, जो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में हो, क्या मैंने ऐसे बोला वो स्ट्रेट लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल हो, नहीं, वो वर्टिकल भी हो सकती है, तो क्वेश्चन आपको वर्टिकल आ सकता है तो वो लेके आप चलेंगे, ठीक है। क्या चीज, नहीं नहीं, हम उसको वर्टिकली हम हमेशा ये मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जी लगेगा, ए रेजिस्टेंस 0 रहेगा। यहाँ पर भी हमने क्या माना है, यहाँ पर भी जी हमने 0 नहीं माना, हमने यहाँ जी 0 नहीं माना,
क्यों? क्योंकि जी का 90 डिग्री में घटक क्या हो जाएगा? 0। चलो अभी ये क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको ना, ये वाली चीजें भी बात करता है। ठीक है, अभी फ्रिक्शन फोर्स, वो सॉरी अपोजिंग फोर्स वाली बात भी करनी है जब माइनस वाली बात आएगी। अभी फिलहाल हम पहले एक सिंपल प्रोसेस को समझ रहे हैं ना, तो पहले सिंपल प्रोसेस को लेके चले थे। ये यहाँ तक हो गया। ठीक है, इसी चीजों को, इन्हीं चीजों को अगर मैं ऐसे लेके चलूं तो क्या होगा? ये कोई बॉडी थी एम मास की, 10 किलोग्राम मास था। इस बॉडी को मैंने क्या किया, यहाँ पर u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड है, और इसे क्या कर दिया, यहाँ पर फॉल करा दिया, ऐसे ऐसे छोड़ दिया बस। ठीक है, पकड़ा हुआ था यहाँ पर इसे, और इसे क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो जैसे छोड़ूंगा तो क्या होगा, u इनिशियल वेलोसिटी 0, रेस्ट पर ही तो है ना ये, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। टाइम चलना शुरू हो गया, टिक टिक ऑन हो गई। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 पर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, t इक्वल टू 0 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैं आपसे पूछता हूं t इक्वल टू 5 सेकेंड पर इस बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जब हम इसको सिर्फ और सिर्फ एक हाइट से छोड़ देते हैं। ऐसे लिखा हुआ होगा कि हमने उसे फ्री फॉल करा दिया, छोड़ दिया ऐसे। ठीक है, तो क्या होगा इसका, t इक्वल टू 5 सेकेंड पर वेलोसिटी, बताइए कितनी है? इसके अलावा और कुछ नहीं दिया हुआ, मान लो आप 50। क्यों? ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? अब वही कॉन्सेप्ट में समझा भी रहा हूँ आपको, प्लीज थोड़ा ध्यान से समझो। ये जब है तो ग्रेविटी क्या लग रही है, आपने इसे ऐसे बस पकड़ा हुआ था, इस पर कोई फोर्स लगाया आपने आगे की तरफ? नहीं, बस ऐसे पकड़ा हुआ था, छोड़ दिया यहाँ पर। तो कौन सा फोर्स यहाँ काम कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स किधर की ओर काम करता है, नीचे की ओर। कितने के फोर्स से काम कर रहा होगा, एम जी से। यस और नो? एम मास हो गया, जी उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। बस इसी चीज को तो मैं यहाँ समझा रहा था कि अगर एक बात बताइएगा मुझे, इसको आपने एक्सेलरेशन दिया था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैंने क्या बोला, ये सारी की सारी जो आपके फॉर्मूले हैं, ये जो आपके सारे के सारे फॉर्मूले हैं, ये और बोलो जरा, कहाँ गए वो सारे फॉर्मूले? ये रहे, इक्वेशन ऑफ मोशन। जो ये फॉर्मूले हैं, ये कौन सी कंडीशन पर अप्लाइड हैं, ये कौन सी कंडीशन पर अप्लाइड है? मैंने आपसे बोला आपका सिलेबस सिर्फ और सिर्फ वहीं तक चलता है। कौन सी कंडीशन पर अप्लाइड है? हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन पर ऐसे, हॉरिजॉन्टल मोशन कोई सी भी डायरेक्शन में। अच्छा, कोई सी भी डायरेक्शन में, तो फिर कंडीशन क्या है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और कौन सी कंडीशन? रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन हो गया। और कौन सी कंडीशन? जो मेन कंडीशन है, मैंने बोला भी अभी कि सिलेबस आपका सिर्फ और सिर्फ इतना तक ही है। आइडियल, ठीक है, वो चलो आइडियल का भी सेंस नहीं आता एक्चुअली, उसमें भी ए निकल के आ जाता है। डायनामिक, ठीक है, वो डायनामिक तो है ही रहेगा, ऑब्वियस है, ए की वैल्यू 0 तो खत्म ही हो गया सब कुछ। ठीक है, डी बाई डी टी नहीं होगी। मैंने क्या बोला, आपका सिलेबस कहां तक है? ये सारी की सारी इक्वेशन कब वैलिड हैं? जब हमारा एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। जैसे ही हमारा एक्सेलरेशन चेंज हुआ, इसका मतलब ये इक्वेशन नहीं लग सकती बॉडी में। आप कभी भी इन इक्वेशंस की हेल्प से, अगर हमने फोर्स चेंज कर रखा है ना बीच बीच में, तो इसका मतलब क्या होगा, आप इसकी इक्वेशन की हेल्प से कभी ये नहीं बता सकते कि इतने टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी इतनी होगी, कभी नहीं बता सकते। इससे आप यही तो बता रहे हो कि एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी यहाँ पर u है और यहाँ पर उसकी वेलोसिटी v हो जाती है, कितने टाइम के बाद, इतने टाइम के बाद। कब? जब उसका एक्सेलरेशन क्या था, कांस्टेंट। अगर उसका एक्सेलरेशन बीच में बार बार चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वेलोसिटी की वैल्यू है ये कभी भी सही नहीं आएगी। ठीक है, उसमें आता है इंटीग्रेशन, वो आता है जर्क वाला बेसिस, तो इसलिए वो चीज आपके सिलेबस में है ही नहीं। लॉज ऑफ मोशन हमेशा किस पर लगता है, जहां पूरे पाथ में एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट, तभी ये इक्वेशन आप लगा सकते हो। यस और नो? ये चीज फील हो गई नहीं कि आपने ये जो इक्वेशन आज तक पढ़ी है ना 11th क्लास से, वो सिर्फ और सिर्फ तब लगती है जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। फोर्स आप कैसा लगाओगे, कांस्टेंट। याद है ना, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या होगा, 100% फोर्स कांस्टेंट। एम क्योंकि क्या होता है, कांस्टेंट सॉलिड के लिए। तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो फोर्स कांस्टेंट, इसलिए ये लाइन प्लीज भूलना मत, जो आपको मैंने यहाँ पर लिखवाई भी थी। कहाँ गई, ये रही। यही था इसका शुरुआत का बेसिस, कि आपका जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वो आपका क्या देगा, फोर्स भी कांस्टेंट देगा। आपने एक्सटर्नल फोर्स भी कांस्टेंट लगाई हुई होगी इसमें। बात क्लियर है? तो अब एक बात बताइए, अगर मैं इस वाली की बात कर रहा था, कौन सी वाली, ग्रेविटी की, अगर मैं यहाँ पर ग्रेविटी की बात कर रहा हूँ, तो ग्रेविटी में इस पर पूरी बॉडी पर आपने इस चीज को यहाँ से छोड़ा, कितनी फोर्स लग रही है इस पर,
कांस्टेंट फोर्स है या फिर चेंज फोर्स है? यहां से इसे छोड़ता हूं तो क्या होगा, कांस्टेंट फोर्स है चेंज फोर्स है? थोड़ा फील करना, आप ना ऐसे सोचते हो, इस चीज को मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उस टाइम पर ना किसी स्टूडेंट के माइंड में ये जरूर आया होगा, क्या इस पर मैं कांस्टेंट फोर्स दिखा रहा हूँ, है ना, आइडियल सरफेस है, अगर ये आइडियल सरफेस तो कांस्टेंट फोर्स कैसे करेगी इस पर, आइडियल सरफेस है ये, कांस्टेंट फोर्स की वजह से क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। आपके माइंड में ये होता है, कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये होता है कि यहाँ कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या होगा, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट, यस और नो? ठीक है, इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि ये फ्रिक्शन की वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है कांस्टेंट फोर्स पर, ये क्या है इसका, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो इसको रोक रहा है। तो आपके माइंड में क्या नहीं चलना चाहिए, आपके माइंड में क्या नहीं चलना चाहिए, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं लेना है आपको, माइंड में क्या चलना चाहिए कि फ्रिक्शन है ही नहीं, तो ये बॉडी क्या है, अगर एक कांस्टेंट फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, ये एक्सेलरेट। इसको आप फोर्स को क्या कांस्टेंट मानोगे अपने माइंड में? आज तक आपने नहीं माना है, पक्का कह रहा हूं। आप इसे क्या मानते हो, फोर्स चेंज हो रहा है, ऐसा मानते थे या नहीं, हमेशा मानते थे? यस यस और नो? सोचो जरा, अगर आप इस चीज को एक्सेलरेट कर रहे हो ना, है ना, बाइक को जैसे ऐसे घुमाते थे तेजी के साथ, तो क्या मानते थे उसे, ठीक है, कि उसका फोर्स आप चेंज कर रहे हो, एक्सेलरेट कर रहे हो। उसे एक्सेलरेट करने का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन को चेंज कर रहे हो, एक्सेलरेशन को बढ़ा रहे हो। बाइक स्कूटी चलाई है ना, एक्सेलरेशन को बढ़ा रहे हो, वो एक्सेलरेशन को बढ़ाने का मीनिंग जो जा रहा है वो क्या जा रहा है, फोर्स की वैल्यू चेंज कर रहा है। F इक्वल टू एम में ए चेंज करोगे तो फोर्स चेंज होगा, होगा। तो यहाँ पर ये चीज क्या है, ऐसे करके फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन जा रहा है वो हमारा क्या है, अभी भी कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंज हो रही है। ये क्या हो रही है, ये वेलोसिटी चेंज। कांस्टेंट फोर्स पर क्या हो रही है, वेलोसिटी चेंज। इसलिए कह रहा हूं कि कभी भी आपको हॉरिजॉन्टल लेवल पर इस धरती पर कांस्टेंट फोर्स का एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलेगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन की कंडीशन में। बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, सुन लो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की कंडीशन में कांस्टेंट फोर्स का आपको एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलेगा इस धरती पर आगे की तरफ जाते हुए कंडीशन में, मतलब हॉरिजॉन्टल कंडीशन में। क्यों, क्योंकि हमेशा क्या लग रहा होता है, फ्रिक्शन, ग्रेविटी नहीं, फ्रिक्शन। ठीक है, ग्रेविटी में क्या, और अगर मैं वर्टिकल लेके चलूं तो वर्टिकल में आपको ऐसा एहसास होगा, जरा देखो, मैं इस पर अब हॉरिजॉन्टल में मुझे फोर्स दिखाना पड़ता है कि लगाओ भाई, जबकि वर्टिकल में क्या हो रहा है, वर्टिकल में आपको दिख नहीं रहा बट इस पर हमेशा लगा हुआ है। ठीक है, बस उसको ऐसा सोचो कि वो खुद में क्या है, एक इंसान है, वो जो कोर है ना, कोर, वो खुद में एक इंसान है और वो इसको ऐसे ऐसे लेके जा रही है, ऐसा सोचना इमेजिनेशन में। तो अब जरा सोचना क्या हो रहा है इसके साथ, क्या ये आपके हिसाब से अगर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी होनी चाहिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन या वेलोसिटी एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये नीचे की तरफ ऐसे लगना चाहिए ना कि बहुत तेज आए, यस और नो? भाई वेलोसिटी का चेंज होना ही तो एक्सेलरेशन कहलाता है। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है इसका मतलब वेलोसिटी बार बार चेंज होनी चाहिए, होनी चाहिए, तो होनी चाहिए। तो जरा देखो इस चीज को, क्या हो रहा है, ये तेज आई या नहीं आई, स्टार्टिंग में क्या चली धीरे और लास्ट में क्या आ रही है, तेज। और इस पर क्या लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स। मैंने नहीं लगाया, कौन लगा रहा है, धरती लगा रही है, और वो हमेशा लगा रही है। इसीलिए कांस्टेंट फोर्स का एग्जांपल वर्टिकल फॉल में आपको डायरेक्टली दिखता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी में जी के हिसाब से चेंज आ रहा है पर सेकंड। पर सेकंड कितना चेंज आ रहा है जी के हिसाब से, जी के हिसाब से कितना चेंज आ रहा है, 9.8 मीटर पर सेकंड का। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, ये जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट अगर मैं ऐसे बोलूंगा एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट है, कि नहीं समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ? ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा 30 मिनट्स के बहुत अंदर हो जाएगा ये क्वेश्चन। समझो जरा, अगर एक बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है तो उस पर एक सेकंड में वेलोसिटी में कितना इंक्रीमेंट, एक सेकंड में वेलोसिटी में कितना इंक्रीमेंट, 9.8 मीटर पर सेकंड का, स्क्वायर का नहीं। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर खुद में क्या है, जी की वैल्यू।
है कि नहीं? तो अगर मैं आपसे कहता हूँ 1 सेकंड में कितना चेंज, तो अब जरा सोचो, अगर ये बॉडी है, ये u इक्वल टू 0 पर है, छोड़ दी, तो 1 सेकंड में कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी वेलोसिटी की? ये यहाँ पहुंची, कितनी वेलोसिटी, कहां से निकालोगे? फिर से वही कंडीशन, क्या होना चाहिए पहले? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या इस पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है? उसके लिए हमें क्या चेक करना है? कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। यस, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, किसके बराबर? W के बराबर, जो कि क्या है? mg। तो इसका मतलब इस पर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, ठीक है। अगर कांस्टेंट फोर्स है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। इसका मतलब लॉज ऑफ मोशन लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। ये लाइन समझ में आई मैंने क्या बोला? कांस्टेंट फोर्स लग रहा है इस बॉडी पर, इस वजह से इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, इसलिए हम लॉज ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो लॉज ऑफ मोशन लगाओगे, वेलोसिटी बतानी है एक टाइम के बाद, इनिशियल आपको पता है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही क्या है इसका? ए। यस और नो? ए इसका क्या है? जी। तो आप कौन से वाले फॉर्मूला लगाओगे इसमें? शुरू वाला, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी v बराबर क्या हो गया? u तो 0 है ना, a की आपकी g की वैल्यू है, और t कितना दे रखा है? 1 सेकेंड। तो v कितना आ गया? देखो आ गया ना g, मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। सेकेंड से एक सेकेंड गया, कितना बचा? मीटर पर सेकेंड। आपको याद भी है वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। बात क्लियर है? डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा, समझ में आ गया? 1 सेकंड में कितना चेंज? 9.8। और अगर जी की वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में 10 दे रखी है तो कितना हो गया? 10। क्लियर? ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो। अगर इसी क्वेश्चन को आगे मुझे यूज भी करना है, जो मैं अब एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 5। ये क्या था? एग्जाम्पल नंबर 4। अब मैं लेके चला एग्जाम्पल नंबर 5। इस एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है? इस बॉडी को u इक्वल टू 0 से, एक ये हाइट पर रखा हुआ है, कितनी हाइट पर रखा हुआ है? 5 मीटर पर रखा हुआ है। ये मान लीजिए मेरा वो लेवल है जो धरती का लेवल है, मतलब ये वाला, ये है ना। आप 5 मीटर से किसी चीज को फ्रीली छोड़ रहे हो, उसकी वेलोसिटी जब धरातल पर आती है, मतलब सरफेस पर आती है, तो कितनी होगी वेलोसिटी? उसकी कितनी होगी बताइए? अगर वो धरातल पर आती है तो वेलोसिटी कितनी होगी? ये आपकी वर्क एनर्जी पर यूज होंगी चीजें, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? आपने उसे यहाँ से छोड़ दिया, 5 मीटर की दूरी है ये, ठीक है, बताइए कितनी वेलोसिटी से वो नीचे टकरा रही है? 10। कितनी वेलोसिटी से नीचे टकरा रही है? अगर इन क्वेश्चंस में घूम रहे हो, इसका मतलब आप वो पुरानी चीजें नहीं समझे हो, और क्वेश्चन आपके यही आ जाएंगे 98। ओके, नहीं कैलकुलेशन अभी हम कर लेंगे, ठीक है। इन क्वेश्चन को अगर नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब जो अभी मैंने पिछले आधे घंटे से चीजें समझाई हैं, उनमें आप अभी नहीं समझे हो चीजें। क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या पूछा? मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, समझे हो या नहीं? यार पेन चलाना बहुत जरूरी है। आपको मैं देख पा रहा हूँ कि पेन नहीं चला रहे हो, इसका मतलब ये गलत है। मैं पूछ रहा हूँ u इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ से छोड़ दिया, ठीक है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ 5 मीटर की ये दूरी है, ठीक है, नीचे धरातल है ये रहा, आपसे पूछ रहा हूँ इस पर वेलोसिटी कितनी होगी? अभी चेक करेंगे। 98 भी बोल रहे हैं, कुछ कुछ 10 बोल रहे हैं, ठीक है, और बोलो। भाई पेन चलाना बहुत जरूरी है, मैं चाहे इस पर 5 मिनट क्यों ना ले लूं, बट आपसे करवाऊंगा। पेन चलाने से डरते हो, सही बता रहा हूँ। आपको जब पता है इसमें कौन कौन सी चीजें लग सकती हैं, वैसे सोचो तो क्या हो क्या रहा है? 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है। यहाँ से वेलोसिटी जा रही है कितनी? u इक्वल टू 0, 0 है। कितनी दूरी दे रखी है? दूरी दे रखी है, टाइम दे रखा है? इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल 5 में दूरी है, टाइम है? समझ पा रहे हो ये कहाँ से गिर रहा हूँ? यहाँ से गिर रहा हूँ। ये दूरी है, टाइम है। दूरी है तो 5 मीटर हो गई ना। बनाओ तो, डर क्यों रहे हो? बनाओ पहले फिगर, फिगर तो बनाओ, पहले फिगर बनाओ, ठीक है। मास की जरूरत पड़ेगी आए तो सोचो तो यार, जरूरत पड़ेगी इसमें। mgh थोड़ी पूछ रहा हूँ, हाफ mv² थोड़ी पूछ रहा हूँ, अभी सिर्फ वेलोसिटी पूछ रहा हूँ। होया कुछ, है ना? 0 हो गया, 2gh, 2gh, ठीक है, √100 मतलब 10 आ गया, ठीक है ना? करो करो, सोचो सोचो सोचो, क्यों हम कर रहे हैं ऐसा? बढ़िया बढ़िया, सही जा रहे हो। हाँ समझ में तो आ रहा है ना? ठीक।
हाँ क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से इसे बस छोड़ दिया तो इनिशियल वेलोसिटी 0। क्या इस पर लॉज ऑफ मोशन लग सकती है? पहले ये चेक करना होता है। लग सकती है, क्यों? क्योंकि इस पर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है ना। क्या उसका वेट कोर लगा रही है, तो इसका मतलब इस पर लग सकता है। क्या निकालना है? वी निकालना है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो वी स्क्वायर भी तो लिखो इधर, वी ही तो निकालना है। बस अब ये सिर्फ मैथ से मैथ्स करो, करो करो, हो जाएगा हो जाएगा। इसको सॉल्व तो करो। इसको ना 10 ले लो, जी की वैल्यू 10 ले लो, थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। जी की वैल्यू 10 ले लो। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया था ना? ठीक। यार वही ना, आपसे एक्सपेक्टेशन है, बट आप ना थोड़ा सा मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो। पिछली बार भी मार्क्स आपके अच्छे आए थे, 10 आ गया है ना? मार्क्स की जरूरत पड़ी? ठीक। हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ क्या क्या इसमें? इसी क्वेश्चन में हमारी v की वैल्यू 0 हो जाएगी, कैसे? हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो रुका कब? उसमें आ जाता है एनर्जी कॉन्सेप्ट। अभी इसीलिए मैं आपको सिर्फ वेलोसिटी निकलवा रहा हूँ। अभी उसे टकरा के मैंने रोका नहीं है, बस मैंने क्या पूछा है कि धरातल पर जाने पर वेलोसिटी कितनी होगी। अभी उसे रोकना रोकना नहीं है। हो सकता है रिबाउंड हो जाए, हो सकता है नीचे गारा हो, धस जाए, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये आगे की हैं। ये है इम्पैक्ट मोमेंटम कोलिजन। आपको अभी इस वाले चैप्टर से क्या देखना है, टॉपिक से, कि वो कितने से टकराएगी, बस अभी मतलब कितनी वेलोसिटी है अभी उसकी वहां पर। उसके बाद उसके साथ क्या होगा, वो है मोमेंटम चीजें। बॉल फेंकोगे इस टाइल पर, क्या करेगी? ऊपर जाएगी, है ना? 0 तो नहीं हो गई, समझ रहे हो ना? तो वो सेंस। और अगर कीचड़ है उसमें बॉल फेंकोगे 0 हो जाएगी, रुक जाएगी। तो अभी वो वाला कॉन्सेप्ट है जो बस यहाँ पर, बस फाइनल वेलोसिटी इस कंडीशन की बात कर रहा हूँ, है ना? उसके बाद क्या है, यहाँ तो मैंने धरातल मान लिया ना, तो आगे तो जाएगा नहीं, ऑब्वियस है, धरती रोक लेगी उसे। ठीक है ना? हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, आप जो यहाँ पर आगे सोच रहे हो ना कि सर यहाँ आने के बाद इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए, मेरी यहाँ वी फाइनल सिर्फ और सिर्फ कौन सी है? जिस वेलोसिटी से वो धरातल से टकराने वाली है। टकराने के बाद क्या होगा? दैट विल बी द मोमेंटम। मोमेंटम इम्पैक्ट, याद है ना? इम्पल्स। तो वो कैसी सरफेस है? कीचड़ है तो क्या होगा? बॉल फेंकी, कीचड़ है तो क्या हो गया? 0। फाइनली क्या हो गया? वो 5 मीटर, यहाँ तो बोलोगे ना 10 मीटर पर सेकंड से आ रही थी, इस जगह तो ये बोलोगे ना 10 मीटर पर सेकंड से आ रही थी, बट नीचे क्या है? सरफेस हमारा कीचड़ है, तो क्या हो गया? वो उसमें धस गई। ठीक है, तो ये मोमेंटम वाला सेंस होता है, जिसको हम एनर्जी के बाद पढ़ेंगे, कि एनर्जी हमने कितना उस पर लगाया और वो एनर्जी किस में चली गई। ठीक है, तो वो सेंस वहां से होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज थी कि अगर ये चीज हमारी बिल्कुल ऐसी हो, टाइल्स, बॉल को फेंका, वो क्या करेगी? रिबाउंड। क्या करेगी वो? रिबाउंड। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? कोलिजन। कैसा कोलिजन हो रहा है? इलास्टिक कोलिजन हो रहा है या प्लास्टिक कोलिजन हो रहा है? ठीक है, तो वो चीज हम वहां पर समझेंगे। आपके यहाँ सिविल में, यूकेपीएससी में मोमेंटम थ्योरम भी है, तो इसलिए वो भी हमें समझना है कि इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, प्लास्टिक कोलिजन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है। ये छोटी छोटी चीजें आपको वहां पर कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं मानता हूं कि यार ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, उस सब्जेक्ट में ये वाली चीजें हमारी बिल्कुल एक्स्ट्रा है यूपीपीएससी के अकॉर्डिंग, बट करना है तो करना है। ठीक है, चलो। तो यहाँ तक उम्मीद है ये वेलोसिटी सेंस समझ में आ गया। अभी एनर्जी सेंस तो मैं समझा ही नहीं रहा हूँ, वेलोसिटी सेंस पूछ रहा हूँ आपसे सिंपली। तो वेलोसिटी पता लग गई है। फाइनल वेलोसिटी जो इस कंडीशन पर आएगी, इस पॉइंट पर आ रही होगी, वो 10 मीटर पर सेकंड है। उसके साथ होगा क्या, वो चीजें अभी हमें नहीं पढ़नी है, वो चीजें हैं नेक्स्ट टॉपिक में। दैट इज द एनर्जी, मोमेंटम एंड कोलिजन। ठीक है, चलो, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। अब एक बात बताइएगा जरा मुझे इसमें, एक बात ये बताइएगा, जब एक बॉडी ऐसे जा रही थी, एम मास की बॉडी, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जा रही थी, उस पर फोर्स कितना लग रहा था? उस पर फोर्स कितना लग रहा था? ये मान लीजिए 10 किलोग्राम में, इस पर फोर्स कितना लग रहा था? मैं पूछ रहा हूं, यहाँ पर मास है 10 किलोग्राम, एक बॉडी है, और इस बॉडी को मैं आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ। ठीक है, वहां पहुंचे हम। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड, और फाइनल मान लीजिए इसकी हो गई 20 मीटर पर सेकंड। कब हो गई? जब हमारी टाइम कितना निकला, कितना हो जाएगा भाई? 5
5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन समझ लो पहले, नहीं तो फिर आगे आप फंस जाते हो क्योंकि आप क्वेश्चन ही गलती से सुनते नहीं हो। ठीक है, सुनो, मैं कह रहा हूं कि एक बॉडी है जो मास 10 किलोग्राम की है, उसको मैंने कुछ फोर्स लगाऊंगा तभी तो ये आगे चलेगी। पहली बात क्लियर है ना? अगर उस पर फोर्स नहीं लगाऊंगा तो यू वेलोसिटी जा रही है उसी से वो जाता रहेगा। यस यस है कि नहीं? जब तक फोर्स नहीं लग रहा। फोर्स कौन सा नहीं लग रहा? इस पर फ्रिक्शन फोर्स है क्या? पहले ये चीज अपने माइंड में क्लियर रखो, इसमें फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। और अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो ये आगे जाके रुकेगी नहीं। तो इसका मतलब जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी उससे तो चलती ही जाएगी अगर इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाते। मैं इसका फोर्स लगा के इसमें क्या एक्सेलरेशन दे रहा हूँ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये आगे की तरफ भाग रही है। 5 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड। आपको ये कहां से मिल जाएगी? सीधी v इक्वल टू यू प्लस एटी से मिल जाएगी। क्लियर है? अब जरा मुझे बताना इस बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है। मेरा क्वेश्चन ये, इस बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है? 20 न्यूटन। इज इट राइट? इस बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है? अब देखता हूं आप इमेजिनेशन में अपनी ही धुन में रहते हो या फिर मेरी बातों को इमेजिन करते हो। अब यहां से ये क्लियर होगा कि आप अपनी धुन में चल रहे थे या मेरी बातों को सोच रहे थे। ट्वेंटी होगा। क्लियर? 20 न्यूटन। क्लियर? क्यों भाई? एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये 2 मीटर पर सेकंड हुआ किसी फोर्स से ही तो क्रिएट हुआ ना। वो फोर्स क्या होगी? वो फोर्स खुद में कांस्टेंट होगी। अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहां से यहां तक जाते हुए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है तो वो फोर्स क्या होगी? फोर्स होगी हमारी m इंटू ए के बराबर, क्योंकि सॉलिड बॉडी है सिंपली। तो m इंटू ए हो गया dv बाई dt। m इंटू ए, तो m की वैल्यू मैंने दे रखी है 10 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2। सो f कितना हो गया 20 न्यूटन। क्या मैं इस पर ऐसे दिखा सकता हूँ 20 न्यूटन? यस। ठीक है, ये 20 न्यूटन से आगे जा रही है। बट क्या इस पर सिर्फ और सिर्फ यही एक फोर्स है? यहां तक आपका आंसर मुझे सही लगा बिल्कुल, बट एक और फोर्स है। कौन सा? ग्रेविटी। वो ग्रेविटी किधर की ओर लग रहा है? अब देखते हैं कि आप बेसिक वाली चीजें याद भी है या नहीं आपको। इस पर ग्रेविटी किधर की ओर लग रहा है? नीचे की ओर। कितना कितना कितना? 98 या 100? चलो 10 ले लो जी की वैल्यू। ठीक है, 10 ले लो क्योंकि यहाँ पर भी 10 ही ली थी हमने। तो कितना हो गया 100 न्यूटन। आपके हिसाब से बॉडी किधर की ओर भागनी चाहिए जब इस पर दो फोर्स लग रहे हैं परपेंडिकुलर? अब देखते हैं कॉन्सेप्ट में आप कैसे पढ़ते हो, आप रटते हो या फिर इमेजिनेशन सही से करते हो। ये कैसे जानी चाहिए बॉडी? इस पर एक फोर्स कैसे लग रही है 20 न्यूटन आगे। यस, इस बॉडी पर एक फोर्स लग रही है 20 न्यूटन आगे और एक फोर्स लग रही है 100 न्यूटन नीचे। यस और नो? ये तो बताओ 100 न्यूटन नीचे लग रही है। यस। अब बताइए ये बॉडी किधर की ओर जानी चाहिए? जिधर की ओर इसका रिजल्टेंट होगा, जिधर की ओर इसका रिजल्टेंट होगा। आपने ना फर्स्ट क्लास से अब तक की क्लासेस सब पानी कर, कुछ नहीं। क्या इस पर सिर्फ और सिर्फ ये दो फोर्स ही हैं? बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं कि आपने नॉर्मल रिएक्शन आज पहली बार पढ़ी। बस क्या गलती करते हो, गंदी हरकतें हैं ये आपकी। क्या करते हो? एफबीडी सोचते ही नहीं हो। एफबीडी सोचते ही नहीं हो कभी भी। बस जो मैं बोलता हूँ उस पर चलते रहते हो। या जो चीजें मैं पूछ रहा हूँ उस पर थोड़ा तो अपना माइंड लगाओ ना। तो एक बात बताओ, जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ क्या इस पर फ्रिक्शन फोर्स है? मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये आइडियल बॉडी है, तो आइडियल सरफेस है तो फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन दिखाएगा ही नहीं इस पर। इस बॉडी में क्या फ्रिक्शन दिखाओगे? नहीं। क्या इस पर नॉर्मल रिएक्शन दिखाओगे? क्या नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करती थी? मैंने क्या बोला था? फ्रिक्शन फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, नॉट द नॉर्मल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शन फोर्स। पहले कौन सी चीज आती है? नॉर्मल रिएक्शन तो रहती ही है ना। नॉर्मल रिएक्शन क्या फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करती है? कभी नहीं। फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। यस, ठीक है, कि जितनी ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स। बट क्या इसके अंदर फ्रिक्शन फोर्स आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, इस वजह से। अरे नॉर्मल रिएक्शन तो है इसमें। कितनी है? कितनी है? 100। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इसमें जो ये वाला 20 न्यूटन है ये कैसा है? हॉरिजॉन्टल। और आप ये नहीं बोल सकते कि ये मैंने पहले आपको पढ़ाया नहीं कभी। याद आ रहा है कुछ? फ्री बॉडी डायग्राम में ऐसा डायग्राम बना था। बट आपका यही तो आईक्यू होता है कि जो चीजें पढ़ी हैं वो क्वेश्चन में कैसे अप्लाई कर रहे हो।
ठीक है, 20 न्यूटन देखा था, 20 न्यूटन का क्या ये वाला घटक होता है कुछ नहीं, 90 वाला। अब ये वाला आ गया चैप्टर 1 कि 20 का रिजोल्यूशन 100 में होगा नहीं, क्योंकि 90 डिग्री आ गया है ना। 100 का रिजोल्यूशन 20 में होगा नहीं, तो ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट फोर्सेस। तो इसका मतलब ये 20 किसी चीज से रुक रहा है नहीं, तो बॉडी किस में जाएगी, आगे की तरफ 20 न्यूटन से। ये 100 न्यूटन किससे रुक रहा है, इस सरफेस की नॉर्मल रिएक्शन से। इसका मतलब बॉडी नीचे की तरफ जा रही है क्या, नहीं, जबकि आपके माइंड में 2 मिनट पहले ये चल रहा था कि बॉडी इस धरती को फाड़ती हुई नीचे जाएगी, है ना। तो ऐसे ना अपने माइंड में इमेजिनेशन लेके नहीं आना। बात क्लियर है, क्लियर है। ये हरकतें ना इस तरह वाली बिल्कुल ही खराब है आपके माइंड की, समझ रहे हो ना इस चीज को। यार आपने कभी किसी बॉडी को ऐसे देखा है जो यहां से ऐसे चीरती हुई ऐसे जा रही है, मतलब ही नहीं बैठेगा भाई। कैसे जाएगा, आगे की तरफ। क्यों जाएगा, क्योंकि नॉर्मल फोर्स भी तो थी। ऑप्शन में नॉर्मल फोर्स एक में होगा, एक में नहीं होगा। माइंड में क्या चलेगा, बस ग्रेविटी और ये, और आंसर हो गया गलत। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलो, अगर इतना क्लियर हो, छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया है, तो इस पर मुझे ये बताइए वर्क क्या होता था, है ना। मैंने वर्क और मोमेंट में दोनों में डिफरेंस समझाया था आपको दूसरे दिन आई थिंक, ठीक है, जब मैं मोमेंट एंड वर्क बता रहा था। और मैंने ये बोला था कि वर्क अब यहाँ थोड़ा थोड़ा समझ लिया है, इसको हम सीधा वहां पर फिजिकली अप्लाई करेंगे। ठीक है, वर्क क्या हुआ करता था, एफ डी कोस थीटा, बात ठीक है। बट अगर उसको फिजिकली में पूछूं तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस या आर मतलब पोजीशन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आप कितना उस बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हो। अब एक बात बताइए, क्या इस मैकेनिज्म में ये दिख रहा है कुछ ऐसा फिनोमिना, क्या इस मैकेनिज्म में बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, हो रही है। इसका मतलब इसमें वर्क आएगा या मोमेंट आएगा। मोमेंट में क्या था, मोमेंट भी तो ये था फोर्स इनटू डिस्टेंस, मतलब है फोर्स दिखा दूं डिस्टेंस बना दूं, ऐसे ऐसे कुछ होगा। यहाँ पर मोमेंट कुछ मतलब ही नहीं है उसका। मोमेंट का मतलब क्या होता है, पोजीशन, है ना। वो ओके अबाउट पोजीशन, वो हमने चैप्टर 1 में अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। बट वर्क क्या है, वर्क है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो काइनेमेटिक अभी तक आपने पढ़ा जिसमें आपने मास की स्टडी नहीं की थी, जबकि काइनेटिक के अंदर आपने जैसे ही मास समझा तुरंत क्या आ गया, फोर्स आ गया। फोर्स का क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब 20 न्यूटन से आगे जा रहा है, कितना जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट बताना इसका कितना आएगा। डिस्प्लेसमेंट की स्टडी कहां से करोगे बताना इस वाले क्वेश्चन में, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5 सेकंड के बाद, एस कितना आएगा इसमें, बोलो बोलो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या क्या पूछता जा रहा हूँ, कि इस वाले फिगर में एस कितना आएगा, एस मतलब स्पीड नहीं, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, एस डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा बोलो, डिस्प्लेसमेंट इस क्वेश्चन में कितना आएगा। पेन को रोकना नहीं है, जो पूछता हूं प्लीज उसको करने की कोशिश किया करो। आलसी नहीं बनना और डरना नहीं है, दोनों चीजों में कुछ भी हो सकता है आपके साथ। 75 कहां से आ गया, है ना, इसमें रखोगे इस वाले फिगर में। क्या आपको मास वगैरह की जरूरत पड़ेगी जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, नहीं। सिर्फ क्या देखना है कि इस पर लॉ ऑफ मोशन लगा सकते हो, हाँ लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हो, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, तो आप लगा सकते हो लॉज ऑफ मोशन। तो इस वजह से आप एस की वैल्यू सीधी कौन से फॉर्मूले से निकालोगे, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से। तो एस की वैल्यू क्या हो गई, यू की वैल्यू कितनी है 10, टी की वैल्यू आपको दे रखी है 5 सेकंड, ठीक है। हाफ ए की वैल्यू कितनी रखी है 2, और टी की वैल्यू 5, 5 में 25, ठीक है। तो ये कितना हो गया 50 प्लस 25, सो एस की वैल्यू आ गई 75। 75 मीटर मान लेते हैं ना, 75 मीटर ये 5 सेकंड में कवर कर जाएगी। 75 मीटर 5 सेकंड में कवर कर गई। तो अब ये बताइएगा जरा, यहाँ पर आपको वर्क कितना लगाना पड़ा। इसको क्वेश्चन समझो मेरा, इसको यहां से यहां डिस्प्लेस कराने में, मेरी बातों को समझो, इसको यहां से यहां डिस्प्लेस कराने में क्या आप फोर्स को छोड़ दोगे तभी डिस्प्लेस हो रहा होगा, नहीं, क्योंकि तो आइडियल सरफेस है। तो यहां आपको इसको यहां से यहां डिस्प्लेस कराने में विद द हेल्प ऑफ फोर्स कितना वर्क लगाना पड़ा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमारा हो गया 20, डिस्प्लेसमेंट हो गया 75, तो वर्क हो गया हमारे पास F इंटू डी, है ना, यानी कि 420 इंटू 75, तो ये कितना हो गया भाई, 75 दूनी 100, 1500 न्यूटन मीटर। इसी को क्या बोलते हैं, एनर्जी जो हमारी लॉस हुई है। वर्क कराने में क्या आपकी एनर्जी लॉस नहीं होगी, बिल्कुल होगी।
इसी को हम बोल देंगे एनर्जी कंजर्वेशन, कि आपने जितनी एनर्जी अपने अंदर स्टोर की हुई थी उसे किस में कन्वर्ट कर दी, वर्क में, है ना, और उसकी पोजीशन को यहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, यहाँ, तो इसके अंदर क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर विद रेस्पेक्ट टू इट्स पोजीशन। ठीक है, अभी मैंने यहाँ से क्या समझाया आपको, रेक्टिलिनियर, अभी कर्विलिनियर तो बोला ही नहीं, रेक्टिलिनियर मोशन समझा रहा था, उसी का मैंने थोड़ा सा एप्लीकेशन आपको कहाँ का दिखा दिया, वर्क का, कि ये चीजें ही जो है ना आगे आपके वर्क बन जाती हैं। यही जो रेक्टिलिनियर में हमने चीजें समझी है ना, यही आपके आगे क्या बन जाएंगी, वर्क। कैसे, अगर आपको एक्सेलरेशन पता है तो आप फोर्स निकाल सकते हो मास बॉडी के हिसाब से, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, सीधा वर्क बता सकते हो। बात क्लियर है ना, समझ में आ गया इतना? ठीक है, गुड। अभी आपको वर्क नहीं समझा रहा था, अभी आप सिर्फ और सिर्फ आपको एप्लीकेशन समझाना चाह रहा था जो आपने अभी तक समझा है। ठीक है, बात इतनी क्लियर हो गई है? ठीक है, गुड। ठीक है, इसे हमने बोला रेक्टिलिनियर मोशन। अब बात कर लेते हैं हम कर्विलिनियर मोशन की। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि सर ये आपने क्या करवा दिया, तो समझ में नहीं आया। ठीक है, ऐसा प्लीज जो बोल रहे हैं प्लीज हाथ उठा लो कि ये चीज समझ में नहीं आई, इसमें तो कुछ लिखवाया नहीं है, या ये चीज समझ में नहीं आई, प्लीज बता दो यार, प्लीज। क्या नहीं समझ में आ रहा है प्लीज बता दो। मैंने क्या बोला आपसे, ये आपका जो टॉपिक है वर्क, वो वर्क के टाइम पर लिखवाऊंगा, समझ रहे हो? बट अभी मैंने क्या सिर्फ हिंट दिया आपको कि ऐसे क्वेश्चन से आप वर्क पर आराम से पहुंच जाओगे। आपको ऐसे क्वेश्चन में पता होता है क्या, फोर्स कहाँ से आपको दिया नहीं होता, आपको एक्सेलरेशन से पता है कि एक्सेलरेशन इनटू मास कर दोगे फोर्स आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट आप आराम से इन फॉर्मूले से निकाल सकते हो, तो आपके पास F इंटू डी के हिसाब से वर्क आ जाएगा। तो इस चैप्टर को आप रिलेट कर सकते हो उस चैप्टर से जो वर्क एंड एनर्जी वाला है। क्लियर है? बस इतना बोला, बाकी आपको ये कैलकुलेशन करना तो आ चुका है ना, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s एंड वी इक्वल टू यू प्लस एटी। बस ये कैलकुलेशन ही अभी समझाइए और कुछ ज्यादा नहीं समझाया। ठीक है, ठीक। हाँ, और एक चीज और थी यहाँ पर, मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन और बताना कर्विलिनियर से पहले, कि आपके माइंड में कहीं गलत तो नहीं बैठा हुआ है ये। अगर एक बॉडी हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन में भाग रही है तो उस पर ग्रेविटेशनल का इफेक्ट लगेगा, हॉरिजॉन्टल में भाग रही है तो ग्रेविटेशन का इफेक्ट लगेगा? मुझे इसका क्वेश्चन का आंसर दो। अगर एक बॉडी हॉरिजॉन्टल भाग रही है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो क्या उस पर ग्रेविटेशन का इफेक्ट लगेगा? बस यही चीज सोचनी है, ग्रेविटेशन का इफेक्ट लगेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का कुछ यूज होगा। हमेशा बॉडी को हवा में मत भगाना, ठीक है? अगर हवा में भगाओगे तो क्या सोचोगे कि गिरा रहे हो उसे, ठीक है? आप क्या मानोगे, हमेशा एक आइडियल सरफेस पर, एक आइडियल स्मूथ सरफेस पर भगा रहे हो। अब बताइए ग्रेविटेशन का इफेक्ट लगेगा इसकी कैलकुलेशन में? इसकी कैलकुलेशन में कौन सी कैलकुलेशन? ठीक है, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। क्या उसमें G का इफेक्ट लगेगा? लगेगा? कंफर्म? क्या चीज? एक्सेलरेशन ही है ये, एक्चुअली ये मोशन कर रहा है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, मतलब ये हमारा एक्सेलरेशन है, फोर्स हमने हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, तो क्या इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूज होगा? नो। कंफर्म हो गया ना? ऐसा नहीं है कि जी काम नहीं करेगा, जी काम करेगा, बट उस जी की वजह से जो मेरा एम जी आ रहा है वो किस में कन्वर्ट हो रखा है? नॉर्मल में। तो इन दोनों ने एक दूसरे को इक्वल कर रखा है हर जगह। जब ये यहाँ पहुंचेगा ना तो भी क्या हो रखा है? एम जी बराबर एन। अगर ये यहाँ पहुंचेगा तो भी क्या हो रखा है? एम जी बराबर एन। आपको मतलब ही नहीं है एम जी से, क्योंकि वो क्या है, वो पहले से ही कंपनसेटेड है बाय द नॉर्मल फोर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सरफेस, जो उसकी जिस पर ये टिका हुआ है। बात क्लियर है? ठीक है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल मोशन में आप कभी भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को काउंट नहीं करते, माइंड में रहेगा हमेशा। ठीक है, बस सिर्फ और सिर्फ किस में लेना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को? जब आप बॉडी को क्या करते हो, ऐसे छोड़ते हो या फिर सिर्फ और सिर्फ ऐसे करके कुछ छोड़ते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी आप कुछ ना कुछ क्या कर रहे हो, इनिशियल वेलोसिटी दे के छोड़ रहे हो। ठीक है, तो छोड़ रहे हो बट छोड़ तो रहे हो ना, तब आपका ग्रेविटेशन आएगा। जब भी बॉडी हमारी फ्रीली फॉल कर रही हो
तुरंत क्या आएगा, ग्रेविटेशन का इफेक्ट। ठीक है, वो आपको लेना है। वर्टिकल मोशन में हमेशा क्या आएगा, ग्रेविटेशन का इफेक्ट। यस और नो, क्लियर हो गया इतना ग्रेविटेशनल इफेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं कर्विलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन इतना समझ में आ चुका है सभी को। ठीक है, बहुत ज्यादा मैं आपको डेप्थ नहीं लेके जा रहा, मैं आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वगैरह कुछ नहीं करवा रहा, इतना बहुत है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है कर्विलिनियर मोशन, इसको देख लेते हैं आप। ठीक, कर्विलिनियर मोशन। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, ये जो चीजें हैं इनका टेस्ट कौन सी वाली चीजों का, जो डायनामिक्स से रिलेटेड है, उनका टेस्ट मैं सिर्फ और सिर्फ एक रखूंगा, है ना। सबके में डेप्थ वाले क्वेश्चन नहीं दे रहा, क्यों, क्योंकि इतना मैं आपको घुमाना भी नहीं चाह रहा। आपको जितना मुझे घुमाना था वो किसमें घुमाना था, फ्रिक्शन में एंड फर्स्ट वाले चैप्टर, क्योंकि वही सबसे ज्यादा मेजर है जहां से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से डायनामिक्स से क्वेश्चन आपके यहाँ क्या आएंगे, बहुत ही कम, बट क्योंकि आएंगे, सिलेबस में है, तो इस वजह से आपको सारी चीजें कवर करनी है। बट इनसे डरना नहीं है, इस वजह से मैं बहुत ज्यादा डेप्थ वाले क्वेश्चन आपको नहीं देने वाला। ठीक है, इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ, सब चीजों को एक साथ कंबाइन करके एक पेपर देने वाला हूँ आपको। कब, 30 दिसंबर को। क्यों, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग 30 दिसंबर तक आपका मैकेनिक्स का जो रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाएगा। आज क्या होगी, 27, कल 28, परसों 29, 3 दिन में जो बचा हुआ है वो सब कंप्लीट हो जाएगा। क्या बचा है आपका, क्या बचा है, यही डायनामिक वाला, इंपल्स, मोमेंटम, कोलिजन, वर्क एनर्जी, बस। ट्रस्ट मैंने क्या बोला हुआ है, सिविल वाले स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, मैकेनिकल वाले इसको अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो टेंशन नहीं लेंगे, उनकी फिर हिंदी शुरू हो जाएगी 3 तारीख से। ठीक है, तो ट्रस्ट की आप टेंशन नहीं लोगे, वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, जो मैकेनिकल है स्पेशली, सिविल वाले ट्रस्ट को कहाँ पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर में। ठीक है, क्योंकि वो डबल कोलैप्स हमें करना नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपका ना टाइम खराब होगा और कोई फायदा नहीं है उस चीज का। ठीक है, तो आपको ट्रस्ट पढ़ना है स्ट्रक्चर में, एंड जो कर्विलिनियर मोशन, मतलब ये वाली जो चीजें बची हैं, ये 3 दिन में एकदम कवर हो जाएंगी। फिर उसका एक कंबाइंड टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका टोटल कंबाइंड टेस्ट होगा किनका, डायनामिक प्लस स्टैटिक फर्स्ट चैप्टर एंड फ्रिक्शन सेकंड चैप्टर, इन सबका एक कंबाइंड टेस्ट होगा। वो आई थिंक आपको 3rd को मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड की आपका ऑफ है। तो 2 दिन आप रिवाइज कर लोगे और 3rd को आप टेस्ट दे दोगे, है ना। पार्ट ये सॉरी 31st गायब कर देना मैंने। हाँ, तो 31st को आपका फिर टेस्ट हो गया। 31st को नहीं आओगे, ऐसा मत करो यार। 30 को, जब जिस दिन लास्ट होगा ना उसी दिन पार्टी है। हाँ, तो 30 को लास्ट हो, 30 को पार्टी। ठीक है, नहीं पार्टी तो सबको मिलेगी भाई, पार्टी सबको मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है कि आज इसके मार्क्स का। देखो मैं अपनी तरफ से ना 30 लेके चल रहा हूँ, कि कहीं अगर किसी भी कंडीशन में एक दिन की में जरूरत पड़ती है तो मैं आपको 31st ले लूंगा। 31st बेसिकली मैं डाउट सेशन रख सकता हूँ आपके साथ। ठीक है, ऐसा कर सकता हूँ, जिसने स्टार्टिंग की क्लासेस नहीं की, जैसे हम उनके साथ एक डाउट सेशन रख सकते हैं। जिसको थोड़ा सा डाउट रहता है कि हाँ ईएम में ये वाली चीज समझ में नहीं आई, वो उस दिन आ सकता है 31st को। 30 तक हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे पूरा सिलेबस आपका हो जाए। 31st वाले दिन आपका ऐसा तो है नहीं दूसरी क्लास नहीं चल रही होगी, दूसरी क्लास चल रही होगी। ठीक है, आप क्या कर लेंगे, क्योंकि एफएम तो ऑब्वियस चल रहा होगा, आप क्या कर लेंगे, उस दिन पूरे कंबाइंड ईएम का टेस्ट देने आ जाओगे 31st वाले दिन। ठीक है, आई थिंक कल और परसों। ठीक है, परसों से ना। हाँ ठीक है, और हाँ अब देखो एक चीज और, मटेरियल साइंस मैकेनिकल वालों से मैं एक चीज छोटी सी और बात कर लूँ। एक्चुअली क्या हो रहा था, जैसे मैंने आपसे बोला भी था अभी। ठीक है, चलो, तो कर्विलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन क्या होता है, अभी सिंपल तरीके से देखना है। क्या देखना है आपने, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन एंड कर्विलिनियर मोशन में दोनों को एकदम रिलेट करता हुआ चलूंगा, क्योंकि वो फिर टफ बहुत पड़ता है। आप टफ से मत डरो, उसको इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत ही सिंपली वे में। क्या कि जब इसको आपने एक्स्ट्रा फोर्स दिया, कौन सा फोर्स दिया, ऐसे वाला, सिर्फ एक फोर्स, जिसकी हेल्प से क्या कर रहे हो आप, इसको एक्सेलरेट कर रहे हो सिर्फ एक डायरेक्शन में। जो यहाँ पर दूसरा फोर्स था वो क्या है, इस तरह से लगा हुआ था, तो नॉर्मल रिएक्शन से वो कंपनसेट हो रहा था, उससे हमें कोई मतलब नहीं था। बट अगर मैं आपसे कहता हूं इसके हिसाब से जरा इसकी रेडियस बताना, अगर इसका मोशन देखोगे तो मोशन कैसा है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मोशन की, स्ट्रेट लाइन की रेडियस क्या होती है, स्ट्रेट लाइन की रेडियस क्या होती है, इनफाइनाइट। कर्वेचर समझते हो ना, एक स्ट्रेट लाइन भी खुद में एक कर्वेचर होता है, तो उसकी स्ट्रेट लाइन की रेडियस क्या होती है, इनफाइनाइट। रेडियस कैसे चेक की जाती है, पहले कर्व की रेडियस कैसे चेक करते हो, बताओगे कोई, कर्व की रेडियस कैसे चेक की जाती है। आप उस कर्व पर एक पॉइंट लेते हो, ले लिया, वर्डिंग सुनते रहना, आपने उस कर्व पर एक पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट पर क्या डालो, उस कर्व पर टेंजेंट तो डालो, ऐसे डली,
इस पॉइंट पर टेंजेंट ये डल गई। अब उस टेंजेंट के क्या डालोगे, नॉर्मल। ठीक है, अब उस टेंजेंट के क्या डालोगे, नॉर्मल। तो ये नॉर्मल ऐसे डलेगा, यस। ये कहाँ जा रहा है मुझे क्या पता, बस ये ऐसे जा रहा है लाइन। अब तुरंत ही क्या करोगे, इसके एक एडजेसेंट पॉइंट लोगे, यहाँ पर ये ले लिया, इसी कर्व में एक पॉइंट और ले लिया, यहाँ पर ये ले लिया। ठीक है, अब इस पॉइंट पर भी क्या करो, सेम तरीका, क्या इस पर डालोगे, फिर से टेंजेंट डाल दो, ये हो गया। अब इस टेंजेंट पर क्या डालोगे, फिर से नॉर्मल डाल दो, ये नॉर्मल इस पर कैसे डलेगी, ऐसे। अब देखो ये कहाँ टच हो रही है, दोनों ही कहाँ टच हो रही है, यहाँ पर। इसी को क्या बोलते हैं, इस कर्व की रेडियस, इस कर्व की रेडियस। बात समझ में आ रही है। स्ट्रेट लाइन पर ये काम करके देखो, स्ट्रेट लाइन पर ये काम करके देखो जरा। स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट ये ले लिया, इस पॉइंट पर टेंजेंट डालो जरा, इस कर्व पर क्या आएगी, सेम आएगी। इस पर नॉर्मल डालोगे, ये गई, है ना। इस पॉइंट पर फिर से टेंजेंट डालो, टेंजेंट क्या हो गई, ये हो गई। ठीक है, स्पर्शी जिसे बोलते हैं, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, और इसके नॉर्मल डाली मतलब उसके परपेंडिकुलर लंबवत रेखा, ये गई। ये दोनों कभी भी जुड़ पाएंगी नहीं, कहाँ जुड़ेंगी, इनफाइनाइट पर। दो पैरेलल लाइन कहाँ जुड़ती हैं, यहाँ नहीं जुड़ेंगी, कहाँ जुड़ेंगी, इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसीलिए इसकी रेडियस क्या हो जाती है, इनफाइनाइट। और इसका कर्वेचर क्या होता है, जीरो। ये कोई कर्वेचर है ही नहीं इसका, तो इसका कर्वेचर क्या होता है, जीरो। कर्वेचर हमेशा क्या होता है, याद रखना, 1/r। कर्वेचर होता है 1/r। तो 1/, इसके लिए क्या हो गया, कर्वेचर जैसे c से रिप्रेजेंट कर लो, c इक्वल टू 1/r। तो 1/r की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट। तो ये क्या हो जाएगा, 1/1/0। तो कितना आ गया, 0। आपको पता भी होगा 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0। तो स्ट्रेट लाइन का कर्वेचर होता है 0, जबकि उसकी रेडियस होती है इनफाइनाइट। बात क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट चीज थी कर्वेचर की रेडियस क्या हो गई, ये। तो इसका कर्वेचर क्या हो जाएगा, कर्वेचर की रेडियस, और कर्वेचर क्या होता है, कर्वेचर इक्वल टू 1/r। ठीक है, तो अगर किसी चीज की रेडियस छोटी होती जा रही है तो कर्वेचर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। समझ रहे हो, अगर उसकी रेडियस छोटी होती जा रही है तो कर्वेचर बढ़ता जा रहा है। तो एक बात बताना मुझे, अगर एक आपको मैंने ये ऐसे लिया, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, इसका कर्वेचर क्या है, कर्वेचर 0, कर्वेचर 1/r, रेडियस क्या है, इनफाइनाइट। तो कर्वेचर क्या हो गया, 0। इसमें कर्व है क्या, कर्व है, स्ट्रेट लाइन में कर्व होता है नहीं। तो अगर मैं इसका कर्व बनाने की कोशिश कर रहा हूं तो इसकी रेडियस क्या होती जा रही है, कम। इसकी रेडियस क्या होती जा रही है, कम। दिख रही है, रेडियस कम होती जा रही है, कर्वेचर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और कर्वेचर बढ़ाओ, रेडियस क्या हो गई, और कम। और कर्वेचर बढ़ाओ, रेडियस क्या हो गई, और कम। तो सबसे कम रेडियस कौन से कर्व की होती है, सर्कल। बन के आ गया। ठीक है, तो सबसे कम रेडियस हो गई सर्कल की। तो अगर हम एक सर्कल बनाते हैं तो उसकी रेडियस क्या हो गई, सबसे कम। बात ठीक है, नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, सर्कुलर शेप हमारी सबसे कम रेडियस रखती है। ठीक है, और उसका कर्वेचर क्या होगा, सबसे ज्यादा। 1/r उसका क्या है, कर्वेचर सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। ठीक है, चलो ये हो गया छोटा सा एक पर्टिकुलर पॉइंट। क्या है, एक स्ट्रेट लाइन थी, स्ट्रेट लाइन कहाँ से किसके अबाउट मोशन कर रही होती है, एक इनफाइनाइट वाले पॉइंट के। जबकि सर्कुलर अगर हमारे पास कोई मोशन चल रहा है, सर्कुलर अगर मोशन चल रहा है तो वो किसके अबाउट चल रहा होगा, सेंटर के। यहाँ पर सेंटर क्या था जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा था, इनफाइनाइट। फील करो जरा, कोई इनफाइनाइट पर बैठ कर चला रहा है उसे। जो आप फोर्स ऐसे लगा रहे थे ना, इसके लिए क्या हो गया, मेरा सेंटर रेक्टिलिनियर में ऐसे तो लगाया आपने फोर्स, इसका सेंटर क्या हो गया, इस मोशन का, इस मोशन का सेंटर इनफाइनाइट पर बैठा है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसका सेंटर इनफाइनाइट पर बैठा है। इसका मतलब वो सेंटर इनफाइनाइट पर बैठ के इतना लंबा हाथ करके वो ऐसे फोर्स लगा रहा है, नहीं। समझ रहे हो इस चीज को, मैं फोर्स अगर ऐसे ले रहा हूँ तो जो मोशन ऐसे जा रहा है ना, वो मोशन ऐसे किसके रेस्पेक्ट में जा रहा है, इनफाइनाइट पर जो सेंटर है उसके रेस्पेक्ट में, तभी तो वो स्ट्रेट लाइन है। बट अगर ये मोशन मेरा सर्कुलर जा रहा है तो वो किसके रेस्पेक्ट में जा रहा है, इस वाले सेंटर के, जो सर्कुलर में साफ दिख रहा है कि ये आपके उस सर्कल का सेंटर भी होगा, है ना, इसी के रेस्पेक्ट में तो ऐसे जाएगा इसका मोशन। एक बॉडी ये है, ये ऐसे जा रही है, कैसे जाती है, मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, एक बॉडी को स्ट्रिंग से बांधा और स्ट्रिंग से बांध के उसे ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, है ना, ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन में घूम रही है। इसको स्ट्रिंग मान लो और ऐसे ऐसे घुमा रहे हो इसे, ऐसे ऐसे,
तो स्ट्रेट लाइन में ऐसे घूम रही है सर्कल पाथ में, यहाँ पर मान लो एक बॉडी है, यहाँ पर क्या है, एक बॉडी है, तो ये जो बॉडी है जो आपने इस स्ट्रिंग से बांध रखी है, तो उसको चाहे तो ऐसे ऐसे घुमाओ, ठीक है, ये वर्टिकल हो गया, और ऐसे ऐसे घुमाओगे तो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो अब ये बताइए ये जो घूम रहा है मास, वो किसके अबाउट घूम रहा है, मेरे सेंटर के ना, या इनफाइनाइट के, सेंटर की। बात क्लियर है। इसी चीज के बेसिस पर हम क्या लेके चलते हैं, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कहानी करेंगे कल, एमओआई की कहानी करेंगे कल। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ क्या समझा रहा हूं कि ये जो बॉडी घूम रही है, इस बॉडी को घुमाने के लिए आप 2-3 तरीके ले सकते हो। इस बॉडी को घुमाने के लिए आप 2-3 तरीके से ले सकते हो, वो मैं तरीका आपको समझाना चाह रहा हूं। क्या ये है सेंटर, इस सेंटर के अबाउट जरा ये मोशन तो करो, इसके इसका किसका, एक पॉइंट का, एक बॉडी है ये, इसका मोशन करो जरा इस सेंटर के अबाउट। कैसे करोगे, ऐसे जाएगा है ना, ये स्ट्रिंग मान लो अपने माइंड में, ऐसे जा रहा है। जरा एक बात बताओ, क्या आप अपने हाथ को ऐसे नहीं कर सकते हो, पहले तो धीरे धीरे और फिर उसके बाद और तेज तेज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आपने फोर्स बढ़ाया या घटाया। इस कंडीशन में मैं तभी तो कह रहा हूँ मेरे जो एग्जाम्पल होते हैं ना, उनको थोड़ा फील करते चला करो, नहीं तो क्वेश्चन समझ में नहीं आते। मैं क्या कह रहा हूँ, ये मैंने पकड़ रखा है, इस पर यहाँ बॉडी लगी हुई है, ठीक है, स्ट्रिंग है, ऑब्वियस आप ऐसा सोचोगे नीचे होगी, बट ऐसा इमेजिन करो कि इस चीज को आप ऐसे घुमाए जा रहे हो, है ना, ऐसे घुमाए जा रहे हो। अब मैं क्या कह रहा हूँ, पहले आपने एक नॉर्मल फोर्स से घुमाया, अब क्या कर रहे हो, इसे बढ़ाए जा रहे हो, 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 आपने फोर्स बढ़ाना शुरू कर दिया और ये सर्कुलर ही घूम रहा है। तो आप बताइए क्या ये कांस्टेंट फोर्स है, क्या है, कांस्टेंट फोर्स है। और अगर कांस्टेंट फोर्स है, नहीं है, तो इस पर हम क्या लॉज ऑफ मोशन लगा सकते हैं, नहीं। तो लॉज ऑफ मोशन कब लगेगा, जब हमारे पास कांस्टेंट फोर्स होगा। बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर इसमें भी मैं कांस्टेंट फोर्स का सेंस लेके चल सकूं, तो क्या मतलब होगा इसका, कि इस पर मैं लॉज ऑफ मोशन लगा सकता हूँ। बट इसमें एक्सेलरेशन कैसे होगा, क्या इसमें एक्सेलरेशन ऐसे होगा, ये बॉडी तो ऐसे जा ही नहीं रही, बहुत बढ़िया, रेडियली अभी आएगा, ठीक है। ये क्या बॉडी ऐसे जा रही है, नहीं, ये कैसे जा रही है। आप जाओ कहां से, आप जाओ बेसिक से। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी का चेंज। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट का चेंज। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसमें रेक्टिलिनियर में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये होता है रेक्टिलिनियर, मतलब लीनियर, याद है या नहीं। ये होता है कि स्ट्रेट लाइन का डिस्प्लेसमेंट। यस, यहाँ क्या स्ट्रेट लाइन का डिस्प्लेसमेंट कर रही है बॉडी, बॉडी कैसा डिस्प्लेसमेंट कर रही है, सर्कुलर, राउंड। आपके यहाँ कौन सा आएगा, सिर्फ और सिर्फ कर्विलिनियर, राउंड, पैराबोलिक नहीं आने वाला जेई में। तो आप कौन सा लेके चलोगे, सिर्फ सर्कुलर। तो सर्कुलर में क्या करोगे, अगर ये बॉडी यहाँ जा रही है, तो अब बताइए डीएस आप ऐसे लिख दोगे, ये ऐसे मेरा मतलब डिस्प्लेसमेंट, ऐसे हो ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं है। आप क्योंकि जरा सा भी इसे घुमाओगे तुरंत क्या होगा, स्ट्रेट लाइन से हट जाएगा। यस और नो, सर्कल ऐसी तो होता है। सर्कल पर अगर घूमोगे तो हमेशा क्या होगा, एक छोटे से माइन्यूट डिस्प्लेसमेंट पर भी आप नीचे ही आओगे, ना कि सीधे जाओगे। यस, इतना क्लियर हो रहा है। तो अगर ये चीज यहां पहुंच रही है, तो बताइएगा जरा कि ये कितना डिस्प्लेस हुआ। ये डिस्प्लेस हुआ है ये वाला, ये हुआ है ये वाला डिस्प्लेस। यस और नो। इसके क्या डायरेक्टली हम ऐसे बोल देते जो लीनियर वाला है, नहीं। तो इसको मैंने मान लीजिए, इसे मैंने बोल दिया एस डैश। एस डैश ये कैसा वाला है, ये सर्कमफेरेंस वाला है। यस और नो, ये लीनियर वाला नहीं है, ये सर्कमफेरेंस वाला है कि नहीं। तो इस एस डैश के कोरस्पोंडिंग कितना एंगल आया, वो एंगल कितना है उसे हम बोलते हैं थीटा। हमेशा सर्कुलर चीजें एस डैश के कोरस्पोंडिंग नहीं समझाई जाती, किसके कोरस्पोंडिंग समझाई जाती हैं, थीटा के। और ऑब्वियस है आप इस थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो एस डैश के हिसाब से, या एस डैश की वैल्यू निकाल सकते हो थीटा के हिसाब से। क्या ये आर ले लो तो क्या हो जाएगा, एंगल इक्वल टू आर्क वाई रेडियस एस डैश वाई आर। तो एस डैश की वैल्यू भी निकाल सकते हो थीटा आर। यस और नो, तो ये रिलेशन तो आप आराम से निकाल सकते हो। बट हमेशा कौन सी वाली चीज याद रखेंगे, इस वाले थीटा से। जब भी आप कर्विलिनियर मोशन करोगे, तो जो भी कर्व का सेंटर है ऑब्वियस एक होगा जरूर, उस सेंटर से आपको बस ये देखना है कि वो थीटा कैसे घूम रहा है। अब एक बात सोचना, बस थीटा घूमना क्या मेरा एक्सेलरेशन देना है। थोड़ा थोड़ा मेरी बात को सुनो। अगर मैं आपसे कहता हूं एस मेरा हर एक टाइम अंतराल के बाद में रेक्टिलिनियर में याद करो, अगर एस मेरा हर एक टाइम के बाद में सेम एस चलता है, तो वहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट या एक्सेलरेशन कांस्टेंट,
क्वेश्चन नहीं समझे, क्वेश्चन समझो पहले। रेक्टिलिनियर मोशन में, रेक्टिलिनियर समझ गए, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर मैं कहता हूं एक बॉडी है जो 1 सेकंड बाद 1 मीटर कवर करती है, 1 सेकंड में फिर से 1 मीटर कवर करती है, 1 सेकंड में फिर से 1 मीटर कवर करती है, उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेलोसिटी? आराम से सोच के आंसर दो। एक सेकंड में 1 मीटर कवर कर रही है तो इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेलोसिटी? हर 1 सेकंड में 1 मीटर ही जा रही है वो, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। नहीं सोचा था ना अभी भी, मैंने आपको दिखा दिया उसके बाद भी भूल गए। एक्सेलरेशन कांस्टेंट में क्या होता है, हर 1 सेकंड में सोचोगे ना, हर 1 सेकंड में तो क्या होगा, हर 1 सेकंड में 1 मीटर कवर नहीं करेगा वो हर 1 सेकंड में ना ज्यादा मीटर कवर करता हुआ चलेगा। तभी तो देख रहे हो यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा हो गई, तो हर 1 मीटर में वो ज्यादा, हर 1 सेकंड में ज्यादा मीटर कवर करता जाएगा। एक बात बताओ जरा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि 1 मीटर 1 सेकंड में, अगले सेकंड में भी 1 मीटर ही कर रहा है, अगले सेकंड में भी 1 मीटर कर रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है उसकी, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी होती है SYT। मैंने आपको वेलोसिटी YT थोड़ी बोला है अभी यहाँ पे। नहीं समझ में आ रहा, अभी भी गड़बड़ करती किए जा रहे हो। ये क्या है, फ्रिक्शनलेस सरफेस। फ्रिक्शनलेस सरफेस में अगर 1 सेकंड में आप 1 मीटर ही चल रहे हो तो वेलोसिटी कितनी है हर जगह, 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, ये सिर्फ एग्जाम्पल ही तो पूछ रहा हूँ यार, कैलकुलेशन से बस। 1 मीटर 1 सेकंड, अगला भी फिर 1 मीटर 1 सेकंड, अगला भी 1 मीटर 1 सेकंड, यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे हो गया? आपके माइंड में पता क्या चल रहा है? और अगर ऐसे चल रहा है तो धने बेवकूफ हो रखे हो आप। क्या कर रखा है आपने, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट। किस बेवकूफ ने पढ़ाया आपको? एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट, ये किसने बोल दिया? एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी चेंज। एक्सेलरेशन कांस्टेंट बोल रहा हूँ, एक्सेलरेशन जीरो नहीं बोल रहा हूँ। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब होता है वेलोसिटी चेंज होना। एक ही वैल्यू क्या होती है, dv/dt। अगर मैं एक्सेलरेशन को कांस्टेंट बोल रहा हूँ तो वेलोसिटी क्या होगी, हमेशा चेंज। डिफरेंशिएशन है ना उसका, हमेशा चेंज, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है तो। नहीं हो रहा, नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, हो गया इतना, ठीक है। तो प्लीज जो भी ये सोच रहा था एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होती है, ये नहीं है भाई कभी भी। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अच्छा आप उसमें फंस गए हो, पक्का फंस गए हो। क्या बोला मैंने, 9.8 मीटर पर सेकंड एड ऑन हो रहा है हर सेकंड में, एड ऑन हो रहा है वो हर सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ही नहीं है उसकी, वो हर 1 सेकंड बाद वेलोसिटी जुड़ रही है उसमें। मतलब अगले सेकंड में कितनी वेलोसिटी, 19.8 मीटर पर सेकंड, उससे अगले सेकंड में कितनी वेलोसिटी, 27.8, कितनी हो जाएगी, 27.6 के आसपास, ठीक है, मीटर पर सेकंड। नहीं समझ में नहीं आया, ये जो यहाँ से पेन गिराया था उसका मतलब यही तो था कि शुरू की वेलोसिटी 1 सेकंड में कितनी गई, 9.8, अगली सेकंड में कितनी गई, 19.8, उससे अगली सेकंड में कितनी आ गई, 27 पॉइंट समथिंग। क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी आपको दिख रही है साफ, सॉरी तेज होती जा रही है। क्या होती जा रही है, तेज। लगी तो नहीं ना, शायद पेन पे लगी ना, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है। यही सेंस था एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी का, ठीक। तो अभी मैं क्या कह रहा हूँ, थीटा चेंज हो रहा है, आपसे मैं कहता हूं इसको ऐसे चलाना है, क्या, थीटा डी थीटा, अगर थीटा को मैं कांस्टेंट रखूं, थीटा को चेंज ना करूं तो बॉडी कहां आके रुक गई, यहीं पर। थीटा कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, बॉडी आके रुक गई। थीटा चेंज करूंगा तभी तो थीटा चेंज होगा, तो बॉडी चलेगी ना भाई, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो थीटा अगर चेंज हो रहा है, थीटा चेंज होना मस्ट कंडीशन है किसी चीज को मोशन देने के लिए। थीटा चेंज कर रहे हो, बट थीटा का चेंज कैसा हो रहा है, अगर कांस्टेंट, अगर थीटा का चेंज हमारा क्या हो रहा है, कांस्टेंट, तो क्या होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा। नहीं समझा, अगर मैं कहता हूं 1 सेकंड में ये कितना गया, कितना गया, 30 डिग्री, सुनना जरा, 1 सेकंड में कितना गया, 30 डिग्री, अगले 1 सेकंड में कितना गया, अगले 1 सेकंड में कितना गया, फिर से 30 डिग्री, अगले 1 सेकंड में कितना गया,
फिर से 30 डिग्री। तो एक बात बताइए, हर जगह डी थीटा वाई डी टी, डी थीटा वाई डी टी, डी थीटा वाई डी टी कितना आ रहा है? सेम। तो ये क्या एक्सेलरेटेड मोशन है? नहीं, ये क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है। कौन से का? ये है एंगुलर वेलोसिटी का। यहाँ ये v नहीं होती, यहाँ क्या होती है? ओमेगा। ओमेगा क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट। अगर ये मेरा हर जगह डी थीटा वाई डी टी कॉन्स्टेंट आ रहा है, मतलब एक एक सेकंड के अंतराल पर सोच रहा हूं मैं, तो एक एक सेकंड के अंतराल पर वो एंगल भी कितने सेम लेता हुआ चल रहा है। बात समझ में आ रही है या नहीं ये वाली चीज? ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी हमारी क्या हो गई इस कंडीशन में? कांस्टेंट। ठीक है, जो हमने अभी फिलहाल समझा पिछला वाला। और अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि इस फिगर में मैंने क्या किया, ये था स्टार्टिंग, ये हुआ एक सेकंड में, एक एक सेकंड के बाद की देख रहा हूं मैं, एक सेकंड में ये कितना गया? 30 डिग्री। अगले सेकंड में कितना गया? 45 डिग्री। अगले सेकंड में कितना गया? 60 डिग्री। अगले सेकंड में कितना गया? 75 डिग्री। गैप क्या है? जरा गैप पर ध्यान दो। 15 15 15 का, सही है ना? हाँ, 15 15 15 का। इसका मतलब क्या हुआ कि एक एक सेकंड बाद, एक एक सेकंड बाद कितना एडिशन हो रहा है? 15 15 15 का। इसका मतलब एक कांस्टेंट एडिशन है ना। इसका मतलब जो हमारा डी थीटा वाई डी टी आया है वो क्या कांस्टेंट है? नहीं, वो हो रहा है चेंज। इसका मतलब ओमेगा क्या है? डी थीटा वाई डी टी कैसे चेक किया? सोचो जरा। डी थीटा वाई डी टी, इसके लिए डी टी कितना है? 1 सेकंड। कितना आया डी थीटा? 30। ये वाला चेक किया। डी थीटा डी टी क्या है? 1 सेकंड। कितना है? 45। डी थीटा वाई डी टी चेंज है ना। यहाँ डी थीटा वाई डी टी क्या हो गया? चेंज। इस फिगर में अगर वो चेंज हो रहा है तो वो कैसे चेंज हो रहा है? उसका भी चेंज होने के दो तरीके हैं। वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है या कॉन्स्टेंटली नहीं चेंज हो रहा है। तो अगर वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है तो क्या होगा? हर एक सेकंड में क्या क्या बढ़ेगा? सेम अंतराल। सेम अंतराल बढ़ रहा है। 30 से 45 गया तो 45 से अगले सेकंड में 60, 60 से अगले सेकंड में 75। ठीक है, ये वाली चीज मैं यहीं से काउंट कर रहा हूँ, 60 यहां से नहीं कर रहा, समझ रहे हो? यहीं से अगली सेकंड को काउंट कर रहा हूँ। तो ये 60 हो गया, ये अगली सेकंड में 75 हो गया। तो इसके सेंस में क्या आया मेरे पास? अगर मेरा डी थीटा वाई डी टी चेंज तो होता है, बट वो जो चेंज है वो कैसा है? मेरा कांस्टेंट। वो चेंज होना ही मेरा क्या है? वो कांस्टेंट। तो उसके सेंस में हम क्या बोलेंगे? समझो जरा इस चीज को। ये जो चीज चेंज हुई वो क्या है? मेरा डी थीटा वाई डी टी क्या हो रहा है इस कंडीशन में? चेंज। तो वो क्या हो गया? ओमेगा। अब डी ओमेगा वाई डी टी ये क्या है मेरा? अगर कांस्टेंट, जो मेरा ये दिख रहा है 15 15 का एडिशन, अगर वो चीज है कांस्टेंट तो उसको क्या बोल देंगे? कांस्टेंट, कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन। इसको क्या बोलते हैं हम? अल्फा। ये होता है अल्फा। अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा वाई डी टी। ये सिमिलर है किसके? जैसे वहां पर हम पढ़ रहे थे ना, ए इक्वल टू डी वी वाई डी टी के, याद आ रहा है? वेलोसिटी में चेंज हम क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। कब? रेक्टिलिनियर में। तो एंगुलर में अगर एंगुलर मेरा मोशन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उसे क्या बोलेंगे? एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। बात क्लियर हो रही है इतनी? ठीक है। अगर मेरा अल्फा कांस्टेंट है, अगर मेरा अल्फा कांस्टेंट है तो इस पर क्या लगा सकता हूं मैं? लॉज ऑफ मोशन। बट अगर मेरा अल्फा कांस्टेंट नहीं है, अब अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि फिगर मेरा ऐसे जा रहा है, कैसे जा रहा है? फिगर मेरा जा रहा है ऐसे। ये शुरू का एक सेकंड में क्या हुआ? 30। अगले सेकंड में क्या हुआ? 45। बट अगले सेकंड में क्या हो गया? 80। और उससे अगले सेकंड में क्या हो गया? मान लीजिए 120। उससे अगले सेकंड में क्या हो गया? और ज्यादा। फिर ये और घूमेगा, ये घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा। बट हर अगले सेकंड में क्या ले रहा है? ये बहुत ज्यादा ज्यादा का डिफरेंस। और कोई रेगुलर पैटर्न नहीं दिख रहा। क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं। तो उनको हम क्या बोलेंगे कि अल्फा अब कांस्टेंट नहीं रहा, अब क्या हो गया है? अल्फा चेंज। और जैसे ही अल्फा चेंज आया तो बॉडी में भी क्या होता है? जर्क। आप क्या कर रहे हो? जब अल्फा को बहुत ज्यादा चेंज कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? जर्क दे रहे हो, तब जाके वो चीजें क्या हो रही हैं? ज्यादा जल्दी जल्दी घूम रही हैं। और उसके बेसिस पर वो हर सेकंड में सेम अंतराल नहीं कंप्लीट कर पा रही हैं। ठीक है, आपकी पेरिफेरी का। इसी वजह से क्या होता है? ये वाली चीजें जिसमें अल्फा कांस्टेंट नहीं होता है वो हमारी लॉज ऑफ मोशन में नहीं आएंगी। तो हमारा सिलेबस कहाँ तक है? हमारा सिलेबस है सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन में जहां मेरा अल्फा क्या हो? कांस्टेंट। ठीक है, अब बस मुझे फाइनली आपको क्या सिखाना है? फाइनली आपको सिर्फ और सिर्फ इसका एक रूप सिखाना है। कौन सा रूप? अभी समझा देता हूं। आपने क्या क्या समझ लिया? अगर मैं रेक्टिलिनियर की बात करूं, थोड़ा समझना इस चीज को बस। अब ये आज के लिए इतना ही कंप्लीट रखूंगा बस, बाकी अब कल लेके चलेंगे रेक्टिलिनियर एंड कर्विलिनियर।
ठीक है, रेक्टिलिनियर में क्या हुआ, रेक्टिलिनियर में क्या हुआ, एस था डिस्प्लेसमेंट, यहाँ क्या आया थीटा, कोरस्पॉन्डिंग समझो इजी पड़ेगा। यहाँ पर क्या थी वेलोसिटी, यहाँ पर क्या आ गई ओमेगा, समझ रहे हो, एस था तो वी क्या थी डी एस बाई डी टी, तो यहाँ पर ओमेगा क्या है डी थीटा बाई डी टी। आपने रेक्टिलिनियर तो समझ लिया ना, अगर उसे समझ लिया तो बस सिमिलरली उसको समझते रहना। रेक्टिलिनियर में v की वैल्यू डी एस बाई डी टी, अब याद आ रहा है v वाली कहानी कि एक फोर्स से वो आया और उसके बाद वो क्या है, अगर फोर्स हट गया तो वो क्या है आइडियल फेस में चलता जाएगा, है ना, किससे कांस्टेंट वेलोसिटी से, है ना। तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकती है, ऐसे ही कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी हो सकती है। एक सेकंड में हमेशा बॉडी क्या करे 30 डिग्री का ही चेंज करे, तो अगली सेकंड में 30 डिग्री, फिर अगली सेकंड में भी 30, फिर अगली सेकंड में भी 30। तो अगर ऐसा मोशन चल रहा है बॉडी का तो वो क्या है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी का मोशन, ना कि एक्सेलरेशन का। बात समझ में आ रही है, उसमें एक्सेलरेशन कितना 0, बॉडी एक्सेलरेट ही नहीं हो रही है, बॉडी क्या है कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है। कार सोचना, कार को बस सोचना, कार को चलाना मत, कार को चलाऊंगा मैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं तो ये जो कार है ये एक सेकंड में कितनी जा रही है 30 डिग्री, अगले एक सेकंड में कितनी जा रही है फिर से 30 डिग्री। तो इसके मोशन को हम क्या बोलने वाले हैं कि ये एक्सिलरेटेड बिल्कुल भी नहीं है, ये कैसा है कांस्टेंट एंगुलर मोशन का, कांस्टेंट एंगुलर मोशन का, कांस्टेंट एंगुलर मोशन है इसमें। इसमें अल्फा 0 है, इसमें अल्फा क्या है 0, क्योंकि डी ओमेगा बाई डी टी हर जगह क्या है सेम है। बात क्लियर हो रही है, ठीक है, ठीक, और वो उसकी वैल्यू क्या है 0, ठीक है। डी थीटा बाई डी टी, सॉरी डी थीटा बाई डी टी क्या है यहाँ पर सेम है, तो वहां पर अल्फा क्या है 0, ठीक है। अगर नेक्स्ट चीज की बात करूं तो v को हम क्या ले लेते थे रेक्टिलिनियर में a, तो डी वी बाई डी टी को हम क्या लेते थे a, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा अल्फा क्या डी ओमेगा बाई डी टी। अब इसमें लॉज ऑफ मोशन याद है ना, इसके लॉज ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। सिमिलरली अब इसमें जरा लिख दोगे, v को क्या लिखोगे, v को ओमेगा कौन सा वाला, यहाँ v था मतलब ओमेगा फाइनल, ऐसे है ना, बराबर ये क्या लिखोगे ओमेगा इनिशियल प्लस यहाँ a क्या होगा इस जगह अल्फा, बहुत बढ़िया, t क्या होगा इस जगह t ही, टाइम का कुछ चेंज होता है क्या, कभी नहीं, ठीक। तो अब ये इक्वेशन हो गई, s की इक्वेशन क्या लिखोगे, s इधर क्या है s थीटा, वेरी गुड, थीटा इक्वल टू ये क्या हो गया ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, क्या बात है, बढ़िया। ऐसे अब लास्ट वाला क्या हो गया ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इनटू थीटा। दीज आर द रिलेटेड टू द कर्विलिनियर लॉज ऑफ मोशन। बात समझ में आ रही है। जेई में जो जनरली क्वेश्चन आएगा वो रेक्टिलिनियर से आएगा, बट क्योंकि उन्होंने रिजिड बॉडी के रोटेशनल मोशन की बात की हुई है तो मुझे आई लेके चलना पड़ेगा। आई क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ले लिया तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर करने में उन्हें टाइम लगेगा नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको ओमेगा वाला सेंस भी समझा दिया। बात क्लियर है। तो कल हमारा आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट। कर्विलिनियर मोशन, सॉरी कर्विलिनियर मोशन आप इतना ही समझ के चलो, ये काफी, ठीक है। इससे रिलेटेड, हाँ इससे रिलेटेड मैं एक दो क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल वाले कल स्टार्टिंग में करवा दूंगा। कम से कम आप कल इतना पढ़ के आना एटलीस्ट, समझ के, क्लियर है इतना, ठीक है। कल हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट हो जाएगा और वर्क एंड एनर्जी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। हाँ इसकी पीडीएफ आज बहुत जरूरी है, प्लीज ये सारे एग्जाम्पल अपने उसमें नोट्स में नोट डाउन कर लेना, आज वाले जो थे, क्योंकि मैंने आज आपको सिर्फ एग्जाम्पल ही समझाए हैं, आज ऐसा कुछ लिखवाया नहीं है, क्योंकि इसका लिखाई चीज आपको ज्यादा नहीं मिलने वाली, उसके लिए आपको क्वेश्चन में लिखवाऊंगा। जब क्वेश्चन आपको देता हूँ तो उसमें वर्डिंग होती है, तो वो आपके नोट्स में आनी भी चाहिए, ठीक है। चलो मैं ये भेज रहा हूँ आपको, थैंक यू फॉर टुडे, ठीक है, ओके।